यह सही नहीं है। तुम्हारी ओरिजिन पावर सोखने की स्पीड मेरी तुलना में बहुत तेज है। तुम एक छोटी सी धारा सोख रहे हो, क्या मुझे एक नल नहीं सोखना चाहिए? क्यूजिन ने मुस्कुराते हुए कहा, नल इतना छोटा कहाँ है, कम से कम यह सीवर जितना बड़ा तो है, नहीं तो मैं दूसरी दुनिया में सिर्फ 1 मिनट के लिए ही खेती क्यों कर पाता। हाँ सही है, उस मामले में मेरे लिए पहले प्रॉक्सी का इस्तेमाल करना ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव लगता है। टैन जोयन को क्यूजिन ने मना लिया। चलो चलें, चलो साथ में अंदर चलते हैं, इस समय मेरे घर पर कोई नहीं होना चाहिए। क्यूजिन ने अपना सिर हिलाया, अगर ऐसा हुआ तो मैं अभी नहीं जा रहा, मैं नीचे तुम्हारा इंतजार करूंगा। टैन जोयिन ने अपने पिंडली पर लात मारी, अपनी डरपोक निगाहें देखो, तुम किस बात से डर रहे हो? जब तुम पिछली बार मेरे पापा से मिले थे तो मैंने तुम्हें डरते हुए नहीं देखा था। क्या यह वही हो सकता है कि जिनको वह सीन याद आया जब उसने पिछली बार टैन के पिता को गोदाम में देखा था? उस समय भी वह एक क्लासमेट के तौर पर वहीं थे। उस समय तुम्हारे पापा को हमारे रिश्ते के बारे में पता नहीं था। अब जब हम दोबारा मिलेंगे तो वह मेरे ससुर हैं, मुझे थोड़ा डरना चाहिए। टैन जोयिन ने गुस्से से उसे घूरा, तो तुम यहीं रुको, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। और क्या तुम्हें सच में नहीं लगता कि मेरे पापा को पिछली बार हमारे रिश्ते का अंदाजा नहीं था? एक सवाल छोड़कर टैन जोयिन ऊपर भाग गया। नीचे सिर्फ की जिंग ही बेतहाशा सोच रही थी। क्या उसके पिता को कैसे पता चला? क्या यह बात तब सामने नहीं आई जब वह पिछले हफ्ते झा यिन को साइकिल पर घर ले गया और उसके पापा उससे टकरा गए? क्या ऐसा हो सकता है कि उसके पापा को पूरी गर्मी की छुट्टियों में इस बारे में पता हो? तो क्या हर बार जब वह झा यिन के साथ खेलने जाता तो उसे पकड़ नहीं लिया जाता? उस समय उसने राहगीर होने का नाटक किया, उसके पिता जरूर उस पर हंसे होंगे। कितना शर्मनाक। क्यों जिंग जिसे प्यार का कोई अनुभव नहीं था, बहुत अजीब था। फैंग शेंग, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या गिफ्ट तैयार किया है। किसी समय तान जोयिन क्यूई जिंग के पीछे आ गई, उसने क्यूई जिंग के सिर को लाल स्कार्फ से लपेट दिया। यह मैंने गर्मी की छुट्टियों में हाथ से बुना था, मैंने पहले इसे तुम्हें सर्दियों में देने का सोचा था, लेकिन आज अचानक मैं ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहता था, अब मैं इसे तुम्हें दे दूंगा। कोई आश्चर्य नहीं, कोई आश्चर्य नहीं, तो ऐसा ही है। सत्य केवल एक है। वे घर पर स्कार्फ बुन रहे हैं, जिसे बूढ़ा पिता देख नहीं पा रहा है कि यह प्यार में पड़ रहा है। कि जिंग को अचानक एहसास हुआ, उसने स्कार्फ उतारा और उसे अपने हाथ में पकड़ लिया। यह बहुत सुंदर है, लेकिन यह थोड़ा नीरस है। टैन जोयिन ने स्कार्फ लिया और उसे पलट दिया। मुझे पता था कि तुम यही कहोगे, देखो इसे पलटो और तुम पिकाचू का बड़ा सिर देख सकते हो, यह 2 लेयर्स वाला निकला। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने कुशल होगे। बेशक, प्लीज मुझे दुनिया का नंबर 1 छोटा दर्जी कहिए। ठीक है, दुनिया के नंबर 1 बड़े दर्जी, चलो चलो पिकाचू को लेने चलते हैं। चल दर, जल्दी करो, मेरा पिकाचू एडिक्शन बढ़ रहा है। अगर मैं अगले सेकंड में पिकाचू को नहीं छू पाया तो मैं पागल हो जाऊंगा और लोगों को काट लूंगा। हम यहाँ हैं, चिंता मत करो, मैं अभी दरवाजा खोल देता हूँ। कि जिंग और तान जोयिन की आवाज सुनकर दरवाजा खुलते ही पिकाचू उनकी ओर कूद पड़ा। पिका क्यूई जिंग ने उसे पकड़ लिया और रब रब चीक्स स्किल को एक्टिवेट किया। बहुत अच्छा। टैन जोयिन यह कहने के लिए इंतजार नहीं कर सका, अब मेरी बारी है, मुझे इसे गले लगाने दो। क्यू जिंग पिकाचू को पकड़े हुए कमरे में भागी। मैंने अपना मन बदल लिया है, मैं तुमसे बाकी सब कुछ का वादा करता हूँ, लेकिन पिकाचू का नहीं। टैन जोयिन ने क्यूई जिंग का पीछा किया। क्यूई जिंग, तुमने लाइटनेस स्किल का भी इस्तेमाल किया, मेरे लिए रुक जाओ। मैं नहीं रुकूंगा, आओ और मेरा पीछा करो। लकड़हारा विक क्यू जिंग ने भाई भालू की नकल करते हुए मजाक किया। थोड़ी देर खेलने के बाद पिकाचू इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका और सीधे क्यूई जिंग की बाहों से तान जोयिन के शरीर पर कूद गया। अरे पिकाचू, तुम्हें क्या हुआ? पिका पिका हा हा। फेंग शेंग, उसने कहा कि वह अब तुमसे प्यार नहीं करता, उसे इस बात से नफरत है कि तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। टैन जोयिन ने अपने बैग से कुछ स्नैक्स निकाले और पिकाचू को खिला दिए। छोटे पाई, चलो इस आदमी को इग्नोर करते हैं, वह हमें खाने के लिए कुछ भी खरीदने को तैयार नहीं है, वह एक बुरा आदमी है। पिका पिका, क्यूजिन ने उसके गोल पेट की ओर इशारा करते हुए कहा। पिकाचू, देखो तुम कितने मोटे हो गए हो, तुम अभी भी खा रहे हो, अगर तुमने और खाया तो तुम एक छोटे सुअर में बदल जाओगे। जन्म के बाद 2 महीने तक की माँ ने उसे हर तरह की चीजें खिलाईं और अब वह गिनी पिग बन गया है। पिका पिकाचू ने 2 बार क्यूजिन पर अपने पंजे हिलाए और फिर अपना सिर खाने में नहीं, स्नैक्स में घुसा रहा। आखिरकार स्नैक्स और चावल एक ही पेट में नहीं होते और उन्हें कंफ्यूज नहीं किया जा सकता। क्यों जिंग के पास भी इस छोटे लड़के से निपटने का कोई रास्ता नहीं था, उसे पहले अपना काम करना चाहिए। कमरे में रखे स्केटबोर्ड, साइकिल, गिटार और दूसरी चीजें सब वहीं रख दी गईं और स्कूल आने पर उनका इस्तेमाल किया गया। कुछ अलग अलग चीजें भी हैं जो काम की और बेकार हैं, सभी को जगह में रखा गया है और सिंथेसिस टेबल पर जुआ खेला गया है। वैसे यह आपके लिए एक सुपर कैप्सूल है, इसमें 100 मीटर से ज्यादा लंबी चीज नहीं रखी जा सकती। मैं पहले इसका इस्तेमाल गिटार रखने के लिए करता था, लेकिन अब मेरे पास पॉकेट स्पेस है, इसलिए मुझे इसकी जरूरत नहीं है। टैन जोयिन ने यह छोटा कैप्सूल उठाया। इतनी छोटी सी चीज, मेरी छोटी उंगली जितनी भी बड़ी नहीं, क्या यह सच में इतनी बड़ी चीज को पकड़ सकती है? हाँ, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही आ सकता है। 78 चैप्टर 78 पेट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना। शियाओयिन, तुम आज रात यहीं क्यों नहीं रुक
जाती और कल स्कूल वापस क्यों नहीं चली जाती की माँ, जो वापस आ गई थी, ने उन्हें पिकाचू के साथ खेलते हुए पकड़ लिया और जोर दिया कि वे डिनर के लिए रुकें। नहीं नहीं, अगर मैं यहीं रहा तो मुझे कल सुबह जल्दी उठकर सफर करना होगा। मैं सुबह जल्दी नहीं उठना चाहता, कि जिन ने की माँ से कहा। क्योंकि माँ ने क्यों जिन को घूरा, तुम बहुत आलसी हो। अगर तुम सोओगे नहीं तो तुम्हें उठने की जरूरत नहीं है। तुम हर दिन पूरी रात क्यों नहीं जागते? देर तक जागना थका देने वाला होता है। क्यों जिन ने टैन जोयन का हाथ पकड़ा, वह भी जल्दी उठना नहीं चाहती, इसलिए हम नहीं रुकेंगे। ऐसा नहीं है कि घर पर सिर्फ वे दोनों ही हैं। टैन जोयन ने भी मना कर दिया, आंटी चलो डॉर्मेट्री में वापस चलते हैं, कल हमारी सुबह की एक्सरसाइज है। ठीक है, तुम दोनों जवान लवबर्ड्स फैसला लो, की माँ ने पिकाचू की ओर इशारा करते हुए कहा, क्योंकि आपके स्कूल में पालतू जानवर रखने की इजाजत है तो इस बार लिटिल पाई को अपने साथ ले जाना। देखो घर पर यह कितना मोटा हो गया है। जब आप सुबह एक्सरसाइज करें तो इसे अपने साथ ले जाना। पिकाचू, जो टीवी देख रहा था, पिका, क्योंकि माँ ने कॉफी टेबल पर रखे धुले हुए फलों को एक बैग में रखा, और कुछ और फल ले लो। तुम आलसी लोगों को तो खरीदना भी नहीं आता। पिछली बार जो लाए थे वे खत्म कर दिए क्या? क्यों जिन ने कहा, हमने अभी तक उन्हें पूरा नहीं किया है। स्कूल शुरू हुए कुछ ही दिन हुए हैं, हम उन्हें इतनी जल्दी कैसे पूरा कर सकते हैं? अगर तुम इन्हें खत्म नहीं कर सकते तो इन्हें अपने रूममेट्स के साथ शेयर कर लो, समझे? समझ गया। क्यूई जिन खड़ी हुई और पिकाचू का छोटा बैग उठाया। चलो पिकाचू। पिकाचू ने बिना मन के टीवी बंद कर दिया और अपना छोटा बैग पहन लिया। माँ, हम जा रहे हैं। आंटी अलविदा। उन्होंने अपने जूते पहने और दरवाजे से बाहर चले गए। की माँ उनके पीछे दरवाजे तक गई और बोली, गति कम करो, थोड़ा भी धीमा नहीं हो सकता वह बच्चा। क्यों जिन और तान जोयन घर से बाहर निकले और सड़क के किनारे चलने लगे। हम बारबेक्यू सीख खाकर क्या खा सकते हैं? टैन जोयन ने अपनी नाक की ओर इशारा करते हुए कहा, ओह, क्या तुम्हें आंटी का बनाया खाना पसंद नहीं है? सावधान रहना, मैं आंटी को बता दूंगी कि तुम्हें वह पसंद नहीं है। क्यों जिन ने पिकाचू को उठाया, मेरी बुराई मत करो, मैं बस चाहता हूं कि लिटिल पी आखिरी बार खाना खाए। पिका पिका। पिकाचू ने अपना सिर घुमाया और उसकी मासूम आंखों को देखकर क्यों जिन को उस पर तरस आ गया। दुनियावी विचारों को छोड़ो, वजन कम करो, आम चीजों से ऊपर उठो, दुनिया से आगे बढ़ो। शॉर्ट में लास्ट मील एक्सेप्शनल। टैन जोयन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम बातें बनाने में बहुत अच्छे हो। देखो तुमने मेरी लिटिल पाई को कितना डरा दिया है। हे, क्यों जिन ने पूछा, जाओ पिका। तो चलो सीख खाते हैं। थोड़ा खाने के बाद वे अकादमी लौटने के लिए तैयार हो गए। क्यों जिन ने तान जोयन को उठाया, तान जोयन ने पिकाचू को उठाया और वे अकादमी की ओर भागे। पेट भरा और संतुष्ट, कि जिन दोपहर में आने के मुकाबले थोड़ा तेज था। पिकाचू, क्या यह रोमांचक है? पिका, वो हूँ। जब वे अकादमी के एंट्रेंस पर लौटे तो की जिन ने उन्हें नीचे रख दिया और फिर उसे एहसास हुआ कि हवा से उसका हेयर स्टाइल बिगड़ गया था। उसने अपनी सातोशी कैप पहनी, पिकाचू को अपने कंधे पर रखा और एंट्रेंस पर एक बड़ा पोज दिया। छोटी पाई, तुम्हें सच में वजन कम करना चाहिए। पहले तुम्हें मेरा कंधा पकड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। पिकाचू ने अपनी छोटी मुट्ठी धीरे से हिलाई, यह दिखाते हुए कि वह कड़ी मेहनत करेगा। फिर वह नीचे कूदा, जमीन पर चढ़ा और 2 पुशअप्स किए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम खुद को संभाल पाओगे। मैंने तुम्हें कम आंका था। पिका पिका, इसमें लिखा था कि यह सुपर पावरफुल है और वजन कम करने के बाद यह निश्चित रूप से और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। टैन जोयन ने ट्रांसलेट किया। तो फिर आपको कड़ी मेहनत करनी होगी पाई। पिकाचू ने सिर हिलाया। स्कूल गेट में घुसने के बाद क्यों जिन को पालतू जानवरों के सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करने के सॉफ्टवेयर पर दिए गए स्टेप्स के हिसाब से पेट सर्टिफिकेट प्रोसेसिंग ऑफिस मिल गया। दरवाजे के बाहर लगे साइन पर लिखा था कि इंचार्ज टीचर जियोंग हैं। उन्होंने दरवाजा खोला और देखा कि अंदर 2 लड़के थे जो पेट प्रोसीजर कर रहे थे। एक व्यक्ति के पास लाल पांडा था और दूसरे के पास भालू का बच्चा था। लाल पांडा, छोटा विशाल पांडा नहीं। रजिस्ट्रेशन के इंचार्ज टीचर जियोंग ने पूछा, नाम? वांग योमू। स्टूडेंट आईडी 3,10,30,31,159 इंच। इसके नाम? वांग शियाओ माओ बाओ। लिंग? पुरुष। जन्म तिथि? आज। क्या यह दादाजी माँ के पालतू जानवर को बुलाने से मिला था? हाँ। तो कोई दिक्कत नहीं है, गारंटी पर साइन कर दो। वांग योमू ने अपने नाम पर साइन किया और उसे टीचर जियोंग को दे दिया। ठीक है, अब आप जा सकते हैं। उनके जाने के बाद टीचर जियोंग ने क्यूई जिन से कहा, आप जिसे रजिस्टर करना चाहते हैं वह आपके कंधे से चिपका हुआ पीला चूहा है ना? नाम? कि जिन पहले की तरह कुछ सवाल पूछने के बाद जब टीचर जियोंग ने सोर्स के बारे में पूछा तो क्यू जिन ने कहा कि उसने इसे अपनी काबिलियत से बनाया है। ओह, इसे दादाजी माँ ने नहीं बुलाया था, यह बहुत कम होता है। फिर हमें इसे टेस्ट करना होगा, इसका क्या मतलब है? क्या दादाजी माँ द्वारा बुलाए गए पालतू जानवरों का टेस्ट नहीं किया जा सकता? क्यू जिन ने पिकाचू को मेज पर रख दिया। हेलो छोटे लड़के, क्या तुम समझ रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूँ? पिकाचू ने सिर हिलाया। इंसानी भाषा समझ सकता हूँ। 1 और 3 बराबर क्या होता है? पिकाचू ने 4 उंगलियां दिखाईं। टीचर जियोंग ने सिर हिलाया। अच्छी बुद्धि है, यह अच्छा है।
क्यूजिन ने कहा कि वह बहुत अच्छा था। आपके पास कौन सी खास काबिलियत है? यह सुनकर पिकाचू ने अपने शरीर के चारों ओर एक पीली बिजली की रोशनी छोड़ी। बिजली डिस्चार्ज हो रही है, लगता है यह काफी पावरफुल है। टीचर जियोंग ने कंप्यूटर पर इसकी जानकारी भर दी। थोड़ी देर बाद प्रिंटर से एक कागज निकला। इस गारंटी पर साइन करें और यह कैंपस में आसानी से घूम सकता है। क्या तुम दादाजी के घर जाकर पालतू जानवर बुलाकर अपनी किस्मत आजमाना नहीं चाहते? क्यूजिन ने पूछा। दादाजी माँ कौन है? टीचर जियोंग ने अपना मोबाइल फोन निकाला और अदरवर्ल्ड एक्सप्रेस खोला। देखो, पॉइंट स्मॉल लिस्ट में 5वीं जरूरी चीज है दादा माँ चोंगदेवान का पेट समनिंग। एक बार पेट को बुलाने के लिए सिर्फ 5 पॉइंट्स लगते हैं और हर कोई इसे अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बार ही बुला सकता है। किसी मशहूर पौराणिक जानवर को बुलाने का चांस बहुत कम है, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है। लेकिन यह सिर्फ 5 पॉइंट्स का है, इसे अपने लिए स्नैक की तरह ही लें। इस बारे में बात करते हुए टीचर जियोंग को अपने खोए हुए मसालेदार भालू के पंजे, भाप में पका हुआ भालू का सिर, तली हुई भालू की आंखें, ठंडा भालू का लिवर, ब्रेस्ट भालू के पैर याद आए। अब मैं इसके बारे में और नहीं सोच सकता, मेरी लार बहने वाली है। बुलाए गए सभी पालतू जानवरों की एक खासियत होती है, उनकी उम्र मालिक जितनी ही होती है। मालिक मर जाता है और पालतू जानवर भी मर जाता है, लेकिन इसका उल्टा सीमित नहीं है। इसके अलावा बुलाए गए सभी पालतू जानवर अपने बड़े रूप में हैं। ऐसा कोई काल्पनिक जानवर नहीं है जिसे बड़ा होने के लिए हजारों साल तक बढ़ने की जरूरत हो। उम्र के साथ इंटेलिजेंस भी बढ़ेगी और हर स्पीशीज की इंटेलिजेंस लिमिट अलग होती है। इस लेवल तक पहुंचना पहले से ही बहुत पावरफुल है। टीचर जियोंग ने पिकाचू की ओर इशारा किया। इंसानों के लिए नेचुरल लगाव भी उनका फायदा है। कैसा रहेगा? क्या आप इसके लिए तैयार हैं? सच में ललचा गया। इसमें सिर्फ 5 पॉइंट्स लगते हैं। आप नुकसान नहीं खरीद सकते, आप धोखा नहीं खरीद सकते। इसमें 20 पॉइंट टेलीपोर्टेशन फीस भी है। लेकिन आज तो 8 बज चुके हैं और मुझे नहीं पता कि दादाजी की दुकान बंद है या नहीं। चलो कल इस बारे में बात करते हैं। हम जाएंगे। थैंक यू टीचर। गुड बाय टीचर। बाहर जाने के बाद वे पिकाचू की डॉर्मेट्री कस्टडी के लिए मुकाबला करने लगे। हमारी डॉर्मेट्री में 4 लड़कियां हैं, वे निश्चित रूप से आपकी डॉर्मेट्री से बेहतर देखभाल करेंगी, टैन ज़ुओयिन ने तर्क दिया। कीजिंग ने मन ही मन सोचा, हमारी डॉर्मेट्री में भी कुछ लोग हैं, दिन में 1, साल में 365, तुमसे कहीं ज्यादा। लेकिन इसमें मियाओ कुई की प्राइवेसी शामिल है और ऐसा कहा नहीं जा सकता। कारण बदलें। हम सावधान क्यों नहीं हैं? हमारे डॉर्मेट्री में भी एक आर्टिस्ट है, टैन ज़ुओयिन ने कहा। हमारे पास बहुत सारे स्नैक्स हैं। पिकाचू को खाने की चीजें पसंद हैं, उसे हमारे घर जाना चाहिए। क्यूजिंग ने जवाब दिया। पिकाचू वजन कम करने का पक्का इरादा रखता है, वह कैसे चीजें खाता रह सकता है? पिकाचू देखो, पिकाचू भी स्नैक्स खाना चाहता है और तुम्हारे साथ तकलीफ नहीं उठाना चाहता। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं दिन में आपके पीछे आऊं और रात में मेरे पीछे आऊं? ठीक लगता है। कीजिंग ने अपना सिर घुमाया और सोचा, क्या हम दिन में साथ नहीं होते? इसमें और पूरे दिन तुम्हारा पीछा करने में क्या फर्क है? टैन ज़ुओयिन ने कहा, ऐसे भी समय होते हैं जब हम साथ नहीं होते, जैसे जब मैं नहाती हूँ, जब मैं अपने रूममेट्स के साथ खाना खाने जाती हूँ, और भी 79 चैप्टर 79 सुबह जल्दी उठें और स्केटबोर्डिंग करें। अंत में क्यूजिंग मुकदमा हार गया। पिकाचू को टैन ज़ुओयिन का माना गया। क्या हम फिर मिलेंगे लिटिल पाई? जब हम दोबारा मिलेंगे तो तुम खुश होगे, ठीक है? छोटी पाई, तुम खुश होगे, ठीक है? मेरी दुनिया में अब मैं नहीं रहूंगी, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हें अकेले ही खुश रहना चाहिए। छोटी पाई, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? छोटी पाई। टैन ज़ुओयिन को मजा आया। ऐसा नहीं है कि हम अब एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। ऐसा क्यों न हो, एक दिन के लिए यह किसी एक को मिले, हम बारी बारी से करें। क्यूजिंग ने जल्दी से सिर हिलाया और कहा, ठीक है, इस तरह मैं पीशान को ले लूंगा और तुम बुक्यू को ले लोगे। क्या मजाक है? तुम सच में अभी भी लिटिल पाई को 2 हिस्सों में बांटना चाहते हो, है ना? टैन ज़ुओयिन ने उसे ऐसे देखा जैसे वह कोई कातिल हो। कीजिंग अवाक रह गई। मेरे मन में ऐसा ख्याल कैसे आ सकता है? और तुम्हारी एक्टिंग स्किल्स तो फिल्म में काम करने लायक हैं। मैं फिल्मों में एक्टिंग नहीं करना चाहता, टैन ज़ुओयिन ने मुस्कुराते हुए कहा। चलो, तुम मुझे नीचे डॉर्मेट्री में लिटिल पाई का बिस्तर दे सकते हो। ठीक है। उन्हें हाथ में हाथ डाले आगे बढ़ते देख पिकाचू हैरान रह गया। तो पता चला कि मैं आप दोनों के रिश्ते को गहरा करने के लिए बस एक टूल हूं। लिटिल पाई, चलो ध्यान भटकाना बंद करो। पिका। अगले दिन क्यूजिंग ने अपनी आंखें खोली। यह कोई बहुत जानी पहचानी छत नहीं है। उस शापित बायोलॉजिकल क्लॉक की वजह से मैं ठीक से सो भी नहीं पाता। यह देखकर कि अभी सुबह ही हुई है और उसके रूममेट्स अभी भी सो रहे हैं, उसने आज जल्दी उठने का फैसला किया। वह दबे पांव चलकर अपने कपड़े पहनने, नहाया और फिर अपना स्केटबोर्ड लेकर नीचे चला गया। आपको सुबह 4 या 5 बजे सूरज देखे हुए कितना समय हो गया है? अगर बहुत समय हो गया है तो आप बहुत खुश हैं। अगर आप इसे हर दिन देखते हैं तो यह सच में बहुत बुरा है। नम हवा की वजह से कीजिंग का चेहरा जल रहा था और उसके पैरों के नीचे स्केटबोर्ड उसे सूरज का स्वागत करने के लिए ले जा रहा था। सुबह की हवा ताजा थी। उसे धुंधला धुंधला याद था कि आखिरी बार जब उसने मिट्टी की खुशबू महसूस की थी
तब वह अपनी दादी के घर पर स्नो ट्रेडिंग विदाउट अ ट्रेस की प्रैक्टिस कर रहा था। समय सचमुच उड़ जाता है। सड़क पर 2-3 लोग दौड़ रहे थे और एक अजीब लड़की भी थी जो ओस इकट्ठा कर रही थी। छोटे से पार्क में गज़ेबो के ऊपर कोई अपनी बाहें फैलाए हुए था, जैसे किसी चीज को गले लगा रहा हो। ये उनकी काबिलियत से जुड़े होने चाहिए, है ना? क्यू जिंग ने अंदाजा लगाया कि उनकी एक काबिलियत ड्यू अटैक थी और दूसरी पूरब से आने वाली पर्पल ऑरा थी। स्कूल बस का पीछा करते हुए क्यू जिंग ने सुनसान कैंपस देखा। इस समय सच में बहुत कम लोग एक्टिव थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि लड़कियों के हॉस्टल की कई खिड़कियों में रोशनी थी। वे क्या कर रही थीं? मेकअप लगा रहे हैं? क्या उन्हें इतनी सुबह उठना पड़ता है? मैं नहीं समझता। क्यू जिंग स्केटिंग करते हुए बड़े चौक पर गया, जहां ज्यादा लोग थे। वहां नेशनल फ्लैग गार्ड की ट्रेनिंग थी और लोगों की एक टीम ताई ची की प्रैक्टिस कर रही थी। युवा लोग ताई ची क्यों खेल रहे हैं, क्यू जिंग को समझ नहीं आया। और इतनी सुबह उठने पर ऐसा नहीं लगता कि अभी 1 या 2 दिन ही हुए हैं। अरे जूनियर, क्या तुम हमारा ताई ची क्लब ज्वाइन करना चाहते हो? तुम इतनी सुबह उठ रहे हो, यह देखकर लगता है कि तुम में ताई ची प्रैक्टिस करने का टैलेंट जरूर है। क्यूई जिंग के पीछे से एक आवाज आई। उसने भी ताई ची की प्रैक्टिस करने वालों जैसे ही काले और सफेद कपड़े पहने हुए थे। क्यू जिंग ने बार बार हाथ हिलाया। नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता कि मुझ में वह टैलेंट है। मैं आज इतनी जल्दी इसलिए उठ गया क्योंकि मुझे नींद नहीं आती। मजाक कर रहा हूँ। वह यहाँ ताई ची की प्रैक्टिस करने के लिए हर दिन सुबह कैसे उठ सकता है? बिस्तर पर लेटकर अपने फोन पर खेलना ही सही तरीका है। यह सीनियर यह सुनकर और भी एनर्जेटिक हो गया कि क्यूई जिंग को इंसोम्निया है, अनिद्रा। हमारी ताई ची अनिद्रा के इलाज के लिए एकदम सही है। यह किस्मत है। जल्दी से हमसे जुड़े। क्या इस ताई ची क्लब में लोगों की इतनी कमी है? कि जिंग ने तुरंत अपना सिर हिलाया। शायद कल मुझे नींद न आए। असल में मुझे पहले कभी नींद न आने की समस्या नहीं हुई, सिर्फ आज हुई। क्यूई जिंग काना चाहते हुए भी हाव भाव देखकर इस सीनियर ने उसे और नहीं मनाया। ठीक है, लेकिन आपको सितंबर के आखिर में हमारे क्लब के बड़े रिक्रूटमेंट इवेंट को सपोर्ट करने के लिए कुछ और दोस्तों को लाना होगा। उन्हें हमारे ताई ची क्लब के फायदों से इंट्रोड्यूस कराना। यह इंसोम्निया, पीठ दर्द, किडनी की कमी और बेचैनी के इलाज में बहुत असरदार है। क्या यह किडनी की कमी का भी इलाज करता है? लेकिन क्यों जिन में कोई कमी नहीं थी, वह अच्छी सेहत में था। ठीक है, मैं लोगों से कहूंगा कि वे आएं और आपको सपोर्ट करें। अलविदा सीनियर। अच्छे से बातचीत के बाद कि जिन यहां से स्केट करके चली गई। लोगों से डील करना बहुत परेशानी भरा है। उसके बाद वह स्कूल के चारों ओर स्केटिंग करता रहा और कैफेटेरिया खुलने तक काफी देर तक स्कूल बस के साथ साथ चलता रहा। इस समय आसपास ज्यादा से ज्यादा लोग थे। कितनी शोरगुल वाली दुनिया है। कि जिंग खुद को पोएटिक महसूस किए बिना नहीं रह सकी और एक कविता लिखना चाहती थी। सुबह जल्दी उठकर स्केटबोर्डिंग करें। सूरज नहीं घूमता, पहिए घूमते हैं। बैंगनी हवा कपड़ों को गीला कर देती है। जैसे जैसे लोग आते हैं, ओस धीरे धीरे गायब हो जाती है। कितनी अच्छी कविता है, कितनी अच्छी कविता है। कि ये पढ़ने के बाद मैं खाना खाने जा रहा हूँ। खाने के बाद क्यू जिंग अपने क्लासमेट्स के आने का इंतजार करने के लिए प्लेग्राउंड में चला गया। इस बार वह एक छोटा स्टूल लाया ताकि वह यहाँ बैठकर उनके दौड़ने का इंतजार कर सके। पिका। क्यू जिंग, जो अपने फोन को देख रहा था, ने पिकाचू की आवाज सुनी। उसने अपना सिर उठाया और देखा कि टैन जोयन पिकाचू को पकड़े हुए आ रहा है, जो उसे हाथ हिला रहा था। शुभ प्रभात। आप सबको भी सुप्रभात। क्यू जिंग ने पिकाचू को लिया। छोटे पी, क्या तुमने कल ठीक से आराम किया? पिका पाई। क्यू जिंग ने अपने छोटे पंजे खुजाए। लगता है तुम में एनर्जी भरी है, लिटिल पाई। आज तुम सबसे अच्छी हालत में ट्रेनिंग ले सकती हो। पिकाचू ने अपना पेट थपथपाया, यह दिखाते हुए कि वह निश्चित रूप से ऐसा कर सकता है। टीचर के आने के बाद उन्होंने स्टूडेंट्स से दौड़ने को कहा और पिकाचू भी उनके पीछे पीछे चलने लगा। मुझे कहना होगा, लिटिल पाई की एनर्जी सच में बहुत अच्छी थी। सारे स्टूडेंट्स बेहोश हो गए, लेकिन उसमें अभी भी बची हुई एनर्जी थी। असल में हम एक चूहे जितने भी दिन नहीं टिके। मैं बहुत गुस्से में हूँ। कितना प्यारा चूहा है। जब वह कड़ी मेहनत करता है तो बहुत प्यारा लगता है। मैंने तय कर लिया है, मैं आज दोपहर के खाने में चूहे का मांस खाऊंगा। चूहा बहुत प्यारा है। तुम चूहे को क्यों खाना चाहते हो? सबके बीच कभी कभी होने वाली बातचीत के बीच पिकाचू भी गिर गया। क्यूई जिंग ने उसे उठाया, कुछ बार मालिश की और फिर उसे अपने सिर पर रख लिया ताकि उस पर जीवन की वर्षा हो सके। लिटिल पाई, क्या तुम बेहतर महसूस कर रही हो? पाई, पहले आप छोटे स्टूल पर बैठ जाइए, हम क्लास जा रहे हैं। पाई क्लास के दौरान उन सबने देखा कि क्यूई जिंग की सीट से एक पीली चमड़ी वाला चूहा उन्हें घूर रहा था। तो वह चूहा क्यूई जिंग का था। क्लास में जो लोग इस बारे में नहीं जानते थे, वे सभी इस चूहे में दिलचस्पी रखते थे। क्लास के बाद यान चेंग आया और पूछा, क्या आपने इस छोटे पालतू जानवर को भी बनाया है? यान चेंग ने सुबह आते ही कि जिंग को चूहे के साथ खेलते हुए देखा और वह बहुत समय से यह सवाल पूछना चाहता था। क्यूई जिंग ने जवाब दिया, हाँ, मैंने इसे बनाया है। यान चेंग ने लिटिल पाई को टैन जोयन को ले जाते हुए देखा। उस क्यूबम बॉडी ने लोगों को उसे रुआ करने पर मजबूर कर दिया। उसने क्यू जिंग से पूछा, आप इसे हमारे देखने के लिए कब वापस लाएंगे?
आज रात हम एक एक दिन के लिए बारी बारी से काम करेंगे और बाद में हम उसके लिए एक घोंसला खरीदेंगे कि जिन ने जवाब दिया। सोंग जियांग पास आया और पूछा, क्या इस चूहे में कोई खास काबिलियत है? चूंकि इसे क्यों जिन ने बनाया है तो इसमें कुछ खास बात होगी। यह बिजली डिस्चार्ज कर सकता है और यह भविष्य में दूसरी स्किल्स को भी डेवलप करेगा। क्यों जिनको नहीं पता था कि लिटिल पी की लड़ने की ताकत अब कैसी है। ओह, यह लंबे समय तक चल सकता है और यह बिजली डिस्चार्ज कर सकता है। मुझसे ज्यादा ताकतवर लगता है। यह महसूस करते हुए कि सोंग जियांग बहुत हीन है, क्यों जिन ने कहा, कोई बात नहीं, यह सिर्फ 2 महीने पुराना है, भविष्य में यह और भी मजबूत होगा। सिर्फ 2 महीने। सोंग जियांग तो और भी कमजोर था। यान चेंग ने सोंग जियांग के कंधे पर थपथपाया, कोई बात नहीं, तुमसे ज्यादा ताकतवर बहुत लोग हैं। कौन सोचता है कि तुम और आप लोग लोगों को दिलासा देने में अच्छे हैं। मियाओ कुई, जो पीछे चल रहा था, ने मन ही मन कहा। 80 चैप्टर 80 एलियन बायोलॉजी क्लासरूम में वापस आकर वे एक साथ बैठे। तुम अब लेडीज के साथ क्यों नहीं हो? क्या तुम लोगों ने लड़ाई की? यान चेंग ने मजाक में कहा, कोई बात नहीं भाई, मैं हमेशा तुम्हारे पीछे हूँ। औरतें भाई ज्यादा भरोसेमंद होते हैं। क्यों जिनका चेहरा बड़ा और बोल नहीं पा रहा था, हमने लड़ाई नहीं की। मैं खास तौर पर आप लोगों पर मेहरबानी करने आया था। असल में टैन ज़ुओयिन अपने रूममेट्स के साथ घूमना चाहती थी, यानी पिकाचू के साथ खेलना चाहती थी। ओहो, हम पर अपनी कृपा बरसा रहे हैं। तो आपका विनम्र सेवक यहाँ महामहिम क्यूई को प्रणाम करता है। बोलते समय यान चेंग ने अपनी उंगलियों से स्त्री जैसा इशारा भी किया। हे भगवान, क्यों जिन ने कहा, हे भगवान, आप फॉर्मेलिटीज छोड़कर उठ सकते हैं। आपके टीचर आ गए हैं, जल्दी से लेक्चर सुनिए। 30 साल का एक पुरुष टीचर क्लासरूम में आया। उन्होंने अपनी यूएसबी ड्राइव को बड़ी स्क्रीन में लगाया और एक पीपीटी प्रेजेंटेशन खोला। एक बार फिर इसमें लिखा था, सभी का स्वागत है। नीचे दाएं कोने में उसका नाम, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस और इंटरडायमेंशनल ईजाईपाई अकाउंट था। कोंगशु, कितना आसान नाम है, सिर्फ 8 स्ट्रोक। आप सुनकर ही बता सकते हैं कि वह एक सभ्य आदमी है। घंटी बजी और फिर बजना बंद हो गई। दूर दूर से दोस्तों का आना बहुत खुशी की बात है। मैं आपका इंटरडायमेंशनल बायोलॉजी टीचर कोंगशु हूँ। पिया 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 तालियां बजीं और मेरा दिल बहुत खुश हो गया। नीचे बैठे स्टूडेंट्स को लगा कि वे जितना ज्यादा इस टीचर को देखते थे वह उतना ही अच्छा लगता था और उनका मूड भी थोड़ा बेहतर हो जाता था। बस बात यह थी कि उनमें से किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। शायद सबने कुछ हद तक बायोलॉजी पढ़ी होगी, है ना? अदरवर्ल्ड एकेडमी में आने के बाद इस कोर्स को दोबारा देखने की उम्मीद नहीं थी। कोंगशु ने पीपीटी का एक पन्ना पलटा और आगे कहा, असल में एकेडमी आप सभी के लिए इंटरडायमेंशनल जियोग्राफी, इंटरडायमेंशनल लैंग्वेजेस और इंटरडायमेंशनल बायोलॉजी जैसे कोर्स अरेंज करना चाहती थी, लेकिन इन कोर्स में अलग अलग उतना कंटेंट नहीं है, इसलिए उन सभी को एक साथ इंटीग्रेट कर दिया गया। भूगोल इकोलॉजिकल माहौल है और भाषा बायोलॉजिकल व्यवहार है, इसलिए उन्हें मिलाना गलत नहीं है। क्या इसे इस तरह समझाया जा सकता है? लेकिन यह अच्छी बात है, नहीं तो हमें कई और क्लास और कई और एग्जाम देने पड़ते। लगातार सीखना और प्रैक्टिस करना, क्या यह खुशी की बात नहीं है? ज्यादा ज्ञान सीखना हमेशा अच्छा होता है। अगर आप दूसरी दुनिया में अच्छे से रहना चाहते हैं तो आपको इस कोर्स में माहिर होना होगा। कम से कम आपको उन दूसरे डायमेंशनल गेट्स की अलग अलग जानकारी होनी चाहिए जहां आप जा रहे हैं। हम महम्मद, कम से कम आपको सड़कों को पहचानना होगा और यह जानना होगा कि आपके विरोधी कौन हैं। अकादमी में आने के बाद क्या आपको यह अजीब नहीं लगा कि इस जगह का दूसरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है? है ना? चाहे वह साधना हो, शूटिंग हो, अलौकिक शक्तियां हो या उन्नत गणित हो, आपने दूसरी दुनिया के प्रकट होने का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं किया है। आपने बस खुद को बेहतर बनाया है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपकी अभी की ताकत के साथ वहां जाना मौत को बुलाना है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह सकता, क्योंकि आप सेफ जोन में नहीं मरेंगे। लेकिन क्या हम सेफ जोन चाहते हैं? हम जोशीले एडवेंचर, बहादुरी और बिना डरे अनुभव चाहते हैं और उस अनजान दूसरी दुनिया की खोज करना चाहते हैं। अरे टीचर, मुझे लगता है कि आप गलत हैं। हमें सीधा लेटना पसंद है। क्यों जिनको लगा कि बाहर घूमने जाना उतना अच्छा नहीं है जितना घर पर पड़े रहना। लेकिन उसने दूसरे स्टूडेंट्स को देखा और उनकी आंखें सच में चमक रही थीं। क्यों? क्यों जिनको समझ नहीं आया, एडवेंचर पर जाने में क्या अच्छा है? प्रस्तावना बहुत हो गई। आइए इंटरडायमेंशनल बायोलॉजी का पहला सबक सीखें, दूसरी दुनिया को समझना। जैसा कि कहा जाता है, यह बड़ी दुनिया अजूबों से भरी है। अब तक 31 दूसरे डायमेंशनल गेट पृथ्वी से जुड़ चुके हैं, लेकिन इन 31 दूसरे डायमेंशनल गेट में 27 अलग अलग लैंडफॉर्म हैं और हर लैंडफॉर्म की ग्रेविटी अलग है। क्या यह अजीब नहीं लगता? इससे भी अजीब बात यह है कि उनकी ग्रेविटी अलग अलग है, लेकिन वे असल में एक ही बड़े ग्रह पर मौजूद हैं। यह कहते हुए कोंगशु रुका और उसने पीपीटी का एक नया पेज खोला जिसमें 8 तस्वीरें थीं। ये हमारे देश के साथ दूसरे डायमेंशनल गेट और दूसरे देशों को कंट्रोल करने वाले एक दूसरे डायमेंशनल गेट के पीछे की जमीनें हैं। घास के मैदान, खदान, समुद्र, बर्फ की चोटियां, ओब्सीडियन रिफ्ट वैली, जंगल, क्रिस्टल माउंटेन रेंज, चांद का क्रेटर। इनमें कई ऐसी लैंडफॉर्म हैं जो धरती पर कभी नहीं दिखीं, और यहाँ तक कि आखिरी चांद का क्रेटर भी चांद पर ही एक लैंडफॉर्म है।
चांद का क्रेटर उस पड़ोसी आइलैंड देश का दूसरा डायमेंशनल गेट होना चाहिए जिस पर हमने कब्जा कर लिया था। कि जिनको सच में उम्मीद नहीं थी कि दूसरी दुनिया में चांद पर कोई लैंडफॉर्म होगा। क्या वहां के एलियंस को मून पीपल कहा जाता है? सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उनकी ग्रेविटी भी अलग अलग है। उदाहरण के लिए अदर डिमेंशनल गेट ए के पीछे की ग्रेविटी पृथ्वी की ग्रेविटी से 0.8 गुना है, अदर डिमेंशनल गेट बी की ग्रेविटी 1.3 गुना है और इससे भी ज्यादा अदर डिमेंशनल गेट ई की ग्रेविटी 1.7 गुना है और चांद के क्रेटर की ग्रेविटी 0.3 गुना है। बिना सही ट्रेनिंग के दूसरी दुनिया में अच्छी तरह से आगे बढ़ना नामुमकिन है। यही कारण है कि बच्चों को छोटी उम्र में दूसरी दुनिया में जाने की इजाजत नहीं दी जाती, क्योंकि इससे उनके शारीरिक विकास पर असर पड़ता है। बहुत खूब। स्टूडेंट्स ने इस तरह की चीज के बारे में पहली बार सुना था और यह बहुत शानदार लग रहा था। क्यों जिन सोच रहा था कि जब वह दूसरी दुनिया में गया तो उसे ग्रेविटी में अंतर क्यों महसूस नहीं हुआ। जैसे यह सवाल सुनकर कोमशू ने आगे कहा, अदर डायमेंशनल गेट्स सी और एफ की ग्रेविटी पृथ्वी की ग्रेविटी से क्रमशः 0.98 गुना और 0.99 गुना है। जो स्टूडेंट्स अदर डायमेंशनल गेट सी पर गए हैं वे जानते हैं कि वे ग्रेविटी में बदलाव महसूस नहीं कर सकते। असल में हमने हर शहर में एक बड़ा एंटी ग्रेविटी डिवाइस लगाया है ताकि शहर की ग्रेविटी पृथ्वी जैसी ही हो जाए। इसलिए अब आप चाहे किसी भी दूसरे डायमेंशनल गेट पर जाएं, आपको ग्रेविटी में बदलाव महसूस नहीं होगा। लेकिन यह सिर्फ दूसरी दुनिया के शहर के आसपास तक ही सीमित है। अगर आप बहुत दूर हैं तो यह काम नहीं करेगा। आखिर एंटी ग्रेविटी डिवाइस बहुत बड़ा है और इसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी सपोर्ट की जरूरत होती है। एंटी ग्रेविटी डिवाइस। ठीक है, क्यों जिन अब हैरान नहीं थी। अब अगर टीचर ने कहा भी कि उन्होंने एक लाइट ट्रांसफॉर्मेशन डिवाइस बनाया है तो भी वह नाराज नहीं होगा। क्या कोई ऐसी चीज है जो आप लोग नहीं बना सकते? जब आप दूसरी दुनिया में जाएंगे तो हम एंटी ग्रेविटी डिवाइस जैसे इंटरडायमेंशनल इक्विपमेंट के बारे में बात करेंगे। अभी हम इस बारे में बात नहीं करेंगे। पहले मैं आपको अदर डिमेंशनल गेट सी के पीछे की स्थिति के बारे में बताता हूं। कोमशू ने समुद्र की तस्वीर पर क्लिक किया और वह हुश की आवाज के साथ जूम इन हो गई, जिससे पूरी स्क्रीन भर गई। डीप सी आर्किपेलागो, हम इसे अदर डायमेंशनल गेट सी के पीछे कहते हैं क्योंकि यह गेट कभी न खत्म होने वाले समुद्र से जुड़ता है और यहाँ सिर्फ 100 से ज्यादा आइलैंड हैं। असल में हमारे आने से पहले यहाँ कई जीव रहते थे, जिससे यहाँ का इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट खराब हो गया। हमने दूसरे डायमेंशनल गेट के पीछे एक बेस बनाया जिसे युआनडाओ बेस कहा जाता है। क्योंकि यह आइलैंड बहुत छोटा है इसलिए हमने पास के बिदाओं पर कब्जा कर लिया और उस पर बिक्सियाओ सिटी बनाया। इसके बाद उन्होंने एक वीडियो चलाया जिसमें आइलैंड ग्रुप का एरियल व्यू दिखाया गया और आखिर में युआनडाओ बेस और बिदाओं का सीन दिखाया गया। हालांकि क्यूजिन पहले भी इन जगहों पर जा चुका था, लेकिन ऊपर से नजारा वाकई बहुत अलग था। यह बहुत बड़ा है। वीडियो में कहा गया है कि यह बस एक मीडियम साइज का आइलैंड है। अभी आइलैंड के पैनोरमिक व्यू में बिदाओ सच में दूसरे आइलैंड से बहुत छोटा है। ऐसा लगता है कि इसका डायमीटर बीच के सबसे बड़े आइलैंड से 10 गुना छोटा है। मुझे लगता है कि यह 10 गुना से भी ज्यादा छोटा है। इसे 20 गुना होना चाहिए। अगर यह 20 गुना छोटा है तो क्या इसे अभी भी एक द्वीप कहा जा सकता है? इसे एक महाद्वीप कहा जाना चाहिए। सब चुप हो जाओ, मैं आगे यहाँ रहने वाली कुछ स्पीशीज के बारे में बात करने वाला हूँ। कोमशू ने उनकी बातचीत खत्म की। यह एक हार्डशेल्ड केकड़ा है। अगर आप लोग हाल ही में इंटरडायमेंशनल ईजाईपाई फोरम ब्राउज कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि कोई उन्हें मारते हुए लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा है। जहां तक सवाल है कि उन्हें क्यों मारा जा रहा है तो मैं विस्तार से बताता हूं। 81 चैप्टर 81 हैवी मेम्ब्रेन कटिंग। एक सख्त खोल वाला केकड़ा मरने से पहले अपनी पूरी ताकत से अपने पंजे फेंकता है। इस समय आपको सावधान रहना होगा, उसकी हरकतों पर ध्यान देना होगा और चोट न लगे। यह सुनकर मियाओ कुई ने क्यूई जिंग से फुसफुसाकर कहा, उस समय आप खून से लथपथ थे। इसका कारण यह था कि आपने उन्हें मारने के लिए शिक्षक की विधि का पालन नहीं किया था, है ना? क्यू जिंग ने भी धीरे से कहा, मुझे उस समय पता नहीं था। किसने सोचा होगा कि केकड़ों में भी कमजोरी होती है? और मैं तो मरते मरते बचा था उस सख्त खोल वाले केकड़े के जोरदार प्रहार से। तो तुम उन पर चाकू लेकर टूट पड़े। तुम्हें सच में डर नहीं लगा? मियाओ कुई क्यूई जिंग की हिम्मत देखकर हैरान रह गई। हाँ, बस उन्हें चाकू से काट दो, उन्हें 2 भागों में काट दो। उन्हें मारना बहुत आसान है। मेरे लिए कठोर खोल वाले केकड़े के कमजोर हिस्से पर प्रहार करना उसे 2 टुकड़ों में काटने से कहीं ज्यादा कठिन है और जब तक मैं काफी तेज दौड़ता हूँ तब तक ज्यादा खतरा भी नहीं है। मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ, मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ। जब कोमशू ने हार्डशेल वाले केकड़े की अलग अलग आदतों और उससे बचने के तरीकों के बारे में बात खत्म की तो उन्होंने कई दूसरे जीवों और आसपास की कम्युनिटी की कुछ जानकारी के बारे में बात की। जब क्लास खत्म होने वाली थी तो उन्होंने पीपीटी बंद कर दी और स्टूडेंट्स से कहा, आज की क्लास यहीं खत्म होगी और बाकी बातों पर बाद में बात होगी। अभी कुछ मिनट बाकी हैं। अगर आपके कोई सवाल हैं जो आपको समझ नहीं आ रहे हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। क्या किसी के पास कोई सवाल है? प्रश्न गुरु ये बुफान ने पूछा, टीचर, एलियन दुनिया में अलग अलग जगहों पर ग्रेविटी अलग अलग होती है। आप कैसे पता लगाएंगे कि वे एक ही ग्रह पर हैं?
कोंगशू ने कुछ देर सोचा और कहा, इसका कारण बहुत सरल है, क्योंकि जहां से आप आसमान देख सकते हैं वहां रात में 17 उपग्रह देखे जा सकते हैं, जिन्हें 17 चंद्रमा भी कहा जा सकता है। वे एलियन ग्रह का चक्कर वैसे ही लगाते हैं जैसे हमारा चांद पृथ्वी का चक्कर लगाता है, हर दिन उसका चक्कर लगाते हैं। लेकिन उनमें से सभी चांद जितने चमकीले नहीं हैं। सिर्फ 3 सैटेलाइट ही दूसरों से ज्यादा चमकीले हैं, लेकिन सबसे चमकदार सैटेलाइट की चमक लगभग चांद जितनी ही है। इसके अलावा रात में एक ही समय में सभी 17 सैटेलाइट को देखना नामुमकिन है, क्योंकि कुछ एलियन प्लैनेट के दूसरी तरफ हैं, इसलिए सिर्फ तभी जब 2 दूसरे डायमेंशनल गेट होंगे किसी को पता नहीं चलेगा कि वे एक ही प्लैनेट पर हैं। इससे डूम्सडे थ्योरी तभी फैली जब जिया और ये दूसरे डायमेंशनल गेट दिखाई दिए। असल में अभी भी ऐसे लोग हैं जो प्रलय के सिद्धांत में विश्वास करते हैं, लेकिन क्या होगा अगर प्रलय भविष्य में आए? वर्तमान में जीना सबसे जरूरी बात है। जैसा कि एक टीचर से उम्मीद की जाती है, वह साइंस को पॉपुलर करते हुए जिंदगी के नजरिए के बारे में बात कर सकते हैं। क्या कोई और सवाल पूछना चाहता है? बो पिंगलू ने अपना हाथ उठाया और पूछा, टीचर, क्या हमने कभी एलियन दुनिया में सैटेलाइट लॉन्च करने की कोशिश की है? कोंगशू ने यह सवाल सुना और कहा, हाँ, काफी सारे। जब जिया अदर डायमेंशनल गेट पहली बार दिखा तो हमने अंदर एक सैटेलाइट लॉन्च किया, लेकिन वह अचानक हवा में गिर गया। उस समय हमें लगा कि यह कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है। आखिरकार ग्रेविटी अलग है और जरूरी पैरामीटर भी अलग हैं, इसलिए साइंटिस्ट्स ने नया डेटा कैलकुलेट किया और पाया, एक नई एस्केप वेलोसिटी निकाली और एक नया सैटेलाइट लॉन्च किया। नोट पलायन वेग, किसी ग्रह से भागने के लिए आवश्यक वेग, लेकिन यह फिर भी फेल हो गया। रॉकेट का फ्यूल खत्म हो गया और वह सिर्फ एक तय ऊंचाई तक ही जा सका और धरती से बाहर नहीं जा सका। बाद में लगातार 4 और सैटेलाइट लॉन्च किए गए जो सभी फेल हो गए। तभी हमें एहसास हुआ कि इस आसमान में कोई प्रॉब्लम है। लेकिन उस समय की टेक्निकल दिक्कतों और आसमान में जाने वाले यूजर्स की कमी की वजह से कोई नतीजा निकालना नामुमकिन था। जब तक बाद में दूसरे डायमेंशनल गेट एक के बाद एक दिखाई नहीं दिए और यह कंफर्म नहीं हो गया कि वे एक ही ग्रह हैं, तब तक इस एरिया में रिसर्च शुरू नहीं हुई थी। हर दूसरे डायमेंशनल गेट के पीछे रॉकेट लॉन्च करके हमने अंदाजा लगाया कि जब तक हम एक तय ऊंचाई तक पहुंचेंगे ग्रेविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। यही वजह है कि सैटेलाइट लॉन्च नहीं किए जा सकते। 4 साल पहले लेवल 5 एबिलिटी यूजर रोग आसमान में उड़कर इस अंदाजे को वेरीफाई कर गया था। बहुत ऊंचे आसमान में एक गोल शेल जैसा लग रहा था जो बाहर की दुनिया और अंदर की ग्रेविटी को 2 हिस्सों में बांट रहा था। जब तक आप इस शेल को तोड़ते हैं ग्रेविटी तेजी से बढ़ेगी। हमने इस शेल का नाम ग्रेविटी इंटरसेप्शन मेम्ब्रेन रखा है। यह एक ऐसी अदृश्य मेम्ब्रेन है जो ग्रेविटी को 2 हिस्सों में रोकती है। अगर आप में से कोई भविष्य में उस ऊंचाई तक उड़ सके तो घबराएं नहीं, यह एक सामान्य घटना है। यह नॉर्मल नहीं है, ठीक है? छात्रों ने मन ही मन थोड़ी शिकायत की। और इतने सालों में सिर्फ लेवल 5 एबिलिटी वाला यूजर फ्री रोग ही वहां तक गया है। हम इतनी ऊंचाई तक कैसे उड़ सकते हैं? टीचर, एलियन दुनिया के आसमान में कितने सूरज हैं? कोंगशू ने मुस्कुराते हुए कहा, यह भी एक है। पूर्व में उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है, ठीक यहाँ की तरह यह भी 24 घंटे अद्भुत है। सूरज हमारे और एलियन दुनिया के बीच कुछ समानताओं में से एक है। कोई और सवाल? टीचर, क्या कोई प्यारे एलियन जीव हैं? एक लड़की ने पूछा। कोंगशू ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन जीवित एलियन जीवों को पृथ्वी पर वापस लाना सख्त मना है, इसलिए अकादमी में यह विचार न रखें। भविष्य में आप एलियन दुनिया में रखने के लिए कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन आपको बताए गए तरह के पालतू जानवर खरीदने होंगे। दूसरी प्यारी चीजें बिल्कुल न पकड़े और न ही खरीदे। अगर वे मिले तो उन्हें सीधे मार दें। नरम दिल मत बनो, क्योंकि वे बहुत खतरनाक हो सकते हैं। उसके बाद कोंगशू ने कुछ और सवालों के जवाब दिए। क्लास की घंटी बजी। आखिर में मैं यह कहना चाहता हूं कि हाई स्कूल में आपको बायोडायवर्सिटी की रक्षा करने के लिए कहा जाता है, लेकिन यह उस पर्यावरण के लिए है जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। एलियन दुनिया ऐसी चीज नहीं है जिसे हम आसानी से मैनिपुलेट कर सकें। वहां रहने वाले जीवों के लिए दया मत दिखाओ जब तक कि तुम काफी मजबूत न हो। पहले बहुत से लोग कुछ एलियन जीवों को मारने से हिचकिचाते थे क्योंकि वे प्यारे लगते थे और बदले में वे उन्हें आसानी से मार देते थे। मूर्ख! कोंगशू को लोगों और चीजों को उनके दिखने से जज करना सबसे ज्यादा नापसंद है। वह समझ सकता है कि छात्र बेवकूफ हैं या नहीं, लेकिन कुछ प्रोफेसर कहते हैं कि बायोडायवर्सिटी को बचाओ और उन्हें सभी एलियन नस्लों को मारने मत दो। क्या यह उनके योद्धाओं को मौत के मुंह में भेजना नहीं है? उन्हें हर सेमेस्टर में फ्रेशर्स को इस बात पर जोर देना पड़ता है क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं वे मर न जाएं। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य और सुखद सफर की कामना करता हूं। क्लास खत्म। कोंगशू ने आशीर्वाद देकर क्लास खत्म की। क्यूजिंग ने टैन जोयन को नमस्ते किया। उसके बाद वह यान चेंग और दूसरों के साथ खाना खाने चला गया। स्कूल बस में सोंग जियांग ने क्यूजिंग से पूछा, वैसे क्या सच में एलियन दुनिया में 17 चांद हैं? क्यूजिंग, क्या तुमने उन्हें देखा है? क्यूजिंग ने कहा, मैंने उन्हें नहीं देखा है। जब मैं पहली बार एलियन दुनिया में गया था तो दिन का समय था। दूसरी बार जब मैं वहां गया
तो मैं बाहर नहीं गया, बस युआनडाओ बेस और बिक्सियाओ सिटी के बीच घूमता रहा। नहीं, ऐसा लगता है जैसे मैं कल ही बाहर गया था। उस समय रात लग रही थी, लेकिन युआनडाओ बंद बहुत रोशन था और मैंने आसमान को ध्यान से नहीं देखा। ऐसा लगता है जैसे यह कल की ही बात हो। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सख्त खोल वाले केकड़े जाने से पहले ही लगभग मारे जा चुके थे। क्यों जिन को उन्हें मारने में मजा नहीं आया, इसलिए वह भूल गया। अगली बार जब मैं जाऊंगा तो मुझे आसमान की ओर देखना होगा। यान चेन ने पूछा कि जिन, अब तुम्हारी ताकत क्या है? टीचर ने जिन जीवों का जिक्र किया था वे तुम्हारे सामने क्यों नहीं टिकते? 82 चैप्टर 82 कम ऑन। बाकी सब कुछ एक तरफ रख दें तो सिर्फ स्पीड के आधार पर आप में से 100 लोग भी मुझे नहीं पकड़ पाएंगे। अभी क्यों जिन की सबसे अच्छी स्किल उसका किंगगोंग है। मार्शल आर्ट्स में स्पीड सबसे जरूरी है। जब तक आप काफी तेज हैं, कोई भी आपको मार नहीं सकता। सोंग जियांग ने कहा, यह कितनी तेज है? ध्वनि की गति से थोड़ा सा तेज, कुछ खास नहीं। क्यों जिंग ने बेपरवाह होने का नाटक किया, लेकिन असल में वह दिखावा करने में मजा ले रहा था। ओह रुको, रिएक्शन इतना फीका क्यों है? क्या बहुत ज्यादा हैरानी और यकीन नहीं होना चाहिए? क्या मुझे फिर से डेमोन्स्ट्रेट करना चाहिए? क्यों जिंग ने सोंग जियांग की ओर देखा और पूछा, तुम्हें जरा भी आश्चर्य क्यों नहीं हुआ? सोंग जियांग ने कहा, ठीक है, तुम्हारी सुपर पावर बहुत बढ़िया है। अगर तुम अब उड़ सको तो मुझे हैरानी भी नहीं होगी। इसके अलावा भले ही मैं अभी हैरान हूं, बाद में मैं और भी ज्यादा हैरान हो जाऊंगा, इसलिए बेहतर है कि मैं बिल्कुल भी हैरान न हो। कितना हैरानी की बात बयान है। संयोग से मैं सचमुच उड़ सकता हूं। क्यों जिंग ने अपनी बाहें क्रॉस की और वह खुश दिख रहा था। रुको, तुम सच में कर सकते हो? यान चेंग ने पूछा, आप कितनी तेजी से उड़ सकते हैं? क्या आप उस इंटरसेप्शन मेम्ब्रेन तक उड़ सकते हैं? उड़ना पुराने समय से ही इंसान का सपना रहा है और इसमें किसी की भी दिलचस्पी नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप कैसे उड़ते हैं? क्या आप लोगों को ले जा सकते हैं? उड़ने के कई तरीके हैं। मियाओ कुई जानना चाहता था कि क्या क्यूई जिंग अकेले उड़ रहा था या औजारों से। क्यूई जिंग ने कहा, मेरे पास पंख हैं जो मुझे उड़ा सकते हैं, लेकिन वे काफी धीमे हैं और उनकी क्षमता भी ज्यादा नहीं है। मेरा अंदाजा है कि मैं सिर्फ 1 घंटे ही उड़ सकता हूं। हालांकि उड़ना तेज है, फिर भी यह जमीन पर होने से बहुत धीमा है। पंख? क्या ये तुम्हारे शरीर से निकल रहे हैं? मुझे इन्हें छूने दो, मुझे इन्हें छूने दो, वे मेरे शरीर से नहीं बढ़ रहे हैं, वे मूल शक्ति से बने हैं, क्यों जिन ने समझाया। ओह, तो यह इतना भी बढ़िया नहीं है। मुझे लगा था कि तुम सीधे धरती से उड़कर आ सकते हो। यान चेंग ने बढ़ा चढ़ाकर कहा, मैं एक रॉकेट बना सकता हूं और स्पेस में जा सकता हूं। स्पीड जरूर तुम्हारी स्पीड से ज्यादा होगी। मैं तुम लोगों को भविष्य में कभी दिखाने के लिए ले जाऊंगा। सोंग जियांग ने मजाक में कहा, ठीक है, ठीक है, हैंडसम यान, हम भविष्य में अंतरिक्ष में जाने के लिए तुम पर भरोसा करेंगे। इस समय मियाओ कुई ने पूछा, क्या आप लोग सुपर पावर परफॉर्मेंस शो में भाग लेने जा रहे हैं? सुपर पावर परफॉर्मेंस शो क्या है? मियाओ कुई ने बताया, यह एकेडमी द्वारा आयोजित एक इवेंट है जहां नए स्टूडेंट्स अपनी सुपर पावर दिखा सकते हैं और पॉपुलैरिटी पा सकते हैं। क्या अगले शनिवार को वेलकम पार्टी नहीं है? उसके अगले दिन सुपर पावर परफॉर्मेंस शो है जिसे लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। क्या आप लोग हिस्सा लेना चाहते हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जा रहा। यान चेंग ने हैरानी की बात है कि तुरंत मना कर दिया। कि जिन ने सोचा कि उसकी पर्सनैलिटी को देखते हुए वह इसमें हिस्सा लेना चाहेगा। मैं भी नहीं जा रहा हूं। कि जिन ऐसे किसी पब्लिक इवेंट में नहीं जाएगा। इसके बारे में सोचकर ही वह घबरा जाता है। मैं नहीं जा रहा हूं। मैं अपनी सुपर पावर का क्या करूंगा? फूलों को पानी दूंगा? सोंग जियांग की सुपर पावर के बारे में क्या? भविष्य अच्छा है। मियाओ कुई, तुम जा सकती हो, मुझे लगता है कि तुम वहां खड़ी होकर ही बहुत आकर्षक लग रही हो। यान चेंग ने चिढ़ाते हुए कहा, देखो, तुम पूरे दिन बदल सकते हो। जब तुम स्टेज पर जाओगे तो कौन जानेगा कि तुम कौन हो? मियाओ कुई ने उस पर आंखें घुमाई, रजिस्ट्रेशन आज है। बेशक यह आपके असली नाम से होगा। क्या आपको लगता है कि आप बस यूं ही वहां जा सकते हैं? वह अभी अपनी सुपर पावर बताने का प्लान नहीं बना रहा है। यह बहुत शर्मनाक है। जहां तक भविष्य की बात है, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। हमारे लिए डॉर्म में लाइव स्ट्रीम देखना ही काफी है। हम कहीं नहीं जा रहे। लंच के बाद वे फिर से शूटिंग रेंज में इकट्ठा हुए। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि सेन शी भी यहां मौजूद थे। क्या वह कभी खेती नहीं करती? सभी को शुभ दोपहर। होलो शिक्षक, सेन शी ने मुस्कुराते हुए सबका अभिवादन किया। अगली मेरी सुपर पावर क्लास है। क्या तुम्हें मेरी याद आती है? वेन जिंग ने उसकी ओर देखा, आप हर दिन स्टूडेंट्स को देखते हैं। वे आपको क्यों मिस करेंगे? और हाँ, यह मेरी शूटिंग क्लास है, तुम्हारी सुपर पावर क्लास की तैयारी नहीं। कोई भी अलग टॉपिक अलाउड नहीं है। समझ गया, समझ गया। सेन शी ने बिना मन के एक बंदूक उठाई और शूटिंग रेंज में चला गया। वेन जिंग ने छात्रों से कहा, चलो चलो शूटिंग रेंज में चलते हैं। वे फिर से एक अस्तव्यस्त झुंड में घुस आए।
इस क्लास में उन्होंने आधे घंटे तक बंदूकों से जान पहचान की और फिर टारगेट पर गोली चलाई। गोली एक बंदूकधारी के लिए सबसे अच्छा पोषण है। वे जितनी ज्यादा गोलियां खाते हैं वे उतने ही सटीक होते जाते हैं। यह हमेशा से वेन जिंग का सैचुरेशन ट्रेनिंग तरीका रहा है। इस तरह से पढ़ाना वाकई सुविधाजनक है और आपको आराम करने का मौका देता है। सेन शी ने वेन जिंग के साथ बातचीत की। तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो। तुम्हें पहले अपना पहला चैप्टर अच्छे से पढ़ाना चाहिए। मुझे पता है, मैं यह 2 दिनों से कह रहा हूं, आप 2 दिन से कह रहे हैं, लेकिन क्या आपने सुना? सुपर पावर स्टडीज बहुत जरूरी हैं। अपने कॉम्बैट एक्सपीरियंस के बारे में बात करना बंद करें। जरूर। अगर मेरी अगली क्लास नहीं होती तो मैं जरूर आपके पास आता यह देखने के लिए कि आप कैसे पढ़ाते हैं। क्लास के बाद सेन शी स्टूडेंट्स के एक ग्रुप को क्लासरूम की ओर ले गए। गुरुजी, आप खेती क्यों नहीं करते? वू तियानक्सिन, जो उसके बगल में चल रही थी, ने पूछा। क्या आप जैसे एक्सपर्ट्स को हर समय ट्रेनिंग नहीं लेनी चाहिए? सेन शी ने कहा, कल्टीवेशन इतना मुश्किल नहीं है। ओरिजिन पावर कल्टीवेशन का तरीका सीखने के 2 महीने बाद मैं पूरे दिन ऑटोमेटिकली कल्टीवेशन कर सकता था। मैं मॉन्स्टर्स को मारते हुए, ट्रैवल करते हुए, खाते हुए और सोते हुए भी ऑटोमेटिकली कल्टीवेशन कर सकता हूं। आप पाएंगे कि कई सालों तक खेती करने के बाद आगे की खेती से सुधार बहुत कम हो जाता है और लेवल 5 तक पहुंचना किस्मत पर निर्भर करता है, खेती पर नहीं। कुछ लोग लकी होते हैं और सिर्फ 1 साल में लेवल 5 तक पहुंच सकते हैं। सबसे बढ़ा चढ़ाकर बताया गया मामला 5 दिन का है, हर दिन एक लेवल। जब मैंने यह खबर सुनी तो मुझे बहुत गुस्सा आया। वह इतना लकी कैसे हो सकता है? वू तियानक्सिन ने हैरानी से कहा, कोई सिर्फ 5 दिनों में 5वें लेवल पर पहुंच सकता है। यह तो बहुत बड़ी बात है। टीचर, यह भाग्यशाली व्यक्ति कौन है? उस आदमी का नाम जियायु है। वह बहुत अजीब है। वह 5 दिनों में टॉप लेवल पर पहुंच गया, लेकिन वह अब भी जियायु एड ऑयल जैसा हौसला बढ़ाने वाला नाम इस्तेमाल करता है, जैसे वह हमारा मजाक उड़ा रहा हो। मैं आपको बता दूं, उस समय सेन शी ने एक बॉस की तरह लोगों के एक ग्रुप को लीड किया और जोर शोर से क्लासरूम की ओर बढ़े। घंटी ठीक समय पर बजी। आओ, आज मैं तुम्हें महाशक्ति अध्ययन पर एक अच्छा व्याख्यान देने जा रहा हूं। सेन शी ने वह टेक्स्ट बुक उठाई जो पिछली बार कोने में फेंकी गई थी। सुपर पावर की ग्रेडिंग के बारे में तो सबने सुना है ना? यह लेवल 1 से शुरू होती है जब आप पहली बार जागते हैं और फिर धीरे धीरे लेवल 5 तक पहुंचती है। असल में यह ज्यादातर लोगों पर ही लागू होता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कभी लेवल अप नहीं करते और उनकी सुपर पावर इवॉल्व नहीं होती। इतना ही नहीं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लेवल तो बढ़ा सकते हैं लेकिन उनकी सुपर पावर इवॉल्व नहीं हो पाती। टॉप लेवल सुपर पावर यूजर जियायु, जिसका मैंने अभी जिक्र किया है, वह ऐसा है। उसकी सुपर पावर में कोई एबिलिटी डेवलप नहीं हुई है, लेकिन वह सच में लेवल 5 है। क्या कोई जानना चाहता है कि उसकी सुपर पावर क्या है? हाँ? ठीक है, तो चलो उसकी महाशक्ति के बारे में बात करते हैं। सेन शी को अब भी स्टूडेंट्स की आंखों में उम्मीद भरी नजर पसंद है। उनकी सुपर पावर का नाम बहुत लंबा है, जिसे हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधारें कहते हैं। जैसा कि नाम से पता चलता है, आप हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार कर सकते हैं। यह शारीरिक ताकत या मानसिक ताकत हो सकती है। क्योंकि वह लकी था, उसके पहले 5 दिनों के इंप्रूवमेंट में से 4 दिनों में उसका ओरिजिन पावर लेवल डेवलप हो गया। बदकिस्मती से उसने कोई दूसरी एबिलिटी डेवलप नहीं की। 83 चैप्टर 83 ब्रांच का इतिहास एक तरह की एबिलिटी भी होती है जिसका इस्तेमाल लिमिटेड होता है, जैसे दिन में 3 बार, दिन में 1 बार, महीने में 1 बार या साल में 1 बार भी। क्योंकि इनका इस्तेमाल बहुत कम होता है, इसलिए इन एबिलिटी वाले ज्यादातर लोग अपनी सोर्स पावर बहुत धीरे धीरे बढ़ाते हैं। क्योंकि जिनकी मां के पास इस तरह की काबिलियत है और वह इसे दिन में सिर्फ 1 बार ही इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी हैं। उन्हें अपनी टोटल सोर्स पावर बढ़ाने के लिए अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। ये एबिलिटीज आमतौर पर पैसिव एबिलिटीज होती हैं। उन्मक नहीं, यह सही नहीं है। पैसिव एबिलिटीज को इस्तेमाल न किया हुआ नहीं माना जा सकता, बल्कि वे हमेशा इस्तेमाल में रहती हैं। लेकिन सच में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी काबिलियत का इस्तेमाल किए बिना ही समय के साथ धीरे धीरे अपनी टोटल सोर्स पावर बढ़ा सकते हैं। इन लोगों के शरीर को सोर्स पावर सेल्फ इंक्रीमेंट फिजिक कहा जाता है। ज्ञान मिला तो असल में इस तरह की फिजिक है। यह प्रकट हुआ पौराणिक इनेट सेक्रेट बॉडी। यान चेंग ने धीरे से कहा। सोंग जियांग ने भी चुपचाप जवाब दिया, वाह। क्या नीला कमल पवित्र शरीर, वज्र पवित्र शरीर, उजाड़ प्राचीन पवित्र शरीर या ऐसा ही कुछ और भी होता है? वे सभी नॉवेल पढ़ने में अच्छे हैं। सेन शी ने आगे बताया, दूसरी तरफ कुछ लोग ज्यादा दुखी होते हैं। उनके शरीर में सोर्स पावर नहीं हो सकती, जिसका मतलब है कि उनके पास काबिलियत तो है लेकिन वे उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमारे शोधकर्ताओं ने इस पर विभिन्न सटीक प्रयोग किए हैं, लेकिन फिर भी सामान्य लोगों, क्षमता उपयोगकर्ताओं और स्रोत शक्ति के बिना क्षमता उपयोगकर्ताओं के बीच अंतर की तुलना नहीं कर सकते हैं। यान चेंग ने फिर फुसफुसाया, यह सहज शरीर साधना पवित्र शरीर है जो केवल शरीर के व्यायाम से ही मजबूत बन सकता है।
यह स्वर्ग का अकेला तारा भी हो सकता है जो शुरुआती चरण में सब कुछ खो देता है लेकिन बाद के चरण में ताओ प्राप्त करने के बाद दुनिया में अजय हो जाता है, सोंग जियांग ने उत्तर दिया। क्यों जिन भी चर्चा में शामिल हुए लेकिन आमतौर पर ये लोग दूसरी दुनिया में प्रवेश नहीं कर पाते और उन्हें अवसर नहीं मिल पाते। यान चेंग ने आह भरी अफसोस, इस दुनिया में जो केवल प्रतिभा को देखती है उनका रास्ता इस तरह से कट जाता है। मेरे जैसा नहीं, मेरा सपना बस एक गर्लफ्रेंड ढूंढना है और उसके साथ जीना और मरना है, साथ में बूढ़े होना है। अफसोस की बात है कि मेरा टैलेंट बहुत अच्छा है, इसलिए मैं दुनिया को बेमन से ही बचा सकता हूं। सोंग जियांग ने उसे तिरस्कार भरी नजर से देखा। घिनौना, और वो भी बिना मन के। मुझे लगता है कि तुम बस बेकार हो और तुम्हारे पास करने के लिए कुछ नहीं है। यान चेंग ने जवाब दिया, तुम्हें इससे नफरत है, बस इंतजार करो और जब मुझे कोई गर्लफ्रेंड मिल जाए तो मुझसे जलना। भूल जाओ, मैं उनसे बात नहीं करूंगा। मुझे लेक्चर ध्यान से सुनना चाहिए। यान चेंग गर्लफ्रेंड ढूंढने के बारे में बात करना कभी बंद नहीं करता, यह बहुत ज्यादा है। क्यों जिंग ने अपना ध्यान टीचर की ओर लगाया। हमारी अकादमी को क्षमता के प्रकार के अनुसार विभागों में विभाजित किया गया है, लेकिन इन प्रकारों को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है। सबसे पहले, कॉम्बैट डिपार्टमेंट नाम गलत है। कौन सा डिपार्टमेंट कॉम्बैट की तैयारी नहीं कर रहा है? यह सिर्फ डायरेक्ट डैमेज वाली एबिलिटीज को रिक्रूट करता है, जैसे लेजर आइज, एयरटिंग ब्लेड्स, स्वॉर्ड क्यूई वगैरह, और एबिलिटीज के इस्तेमाल और एक्यूरेसी पर फोकस करता है। एनहांसमेंट डिपार्टमेंट शरीर से जुड़ी एबिलिटीज जैसे बॉडी एनहांसमेंट, बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह और रिफ्लेक्शन को भी रिक्रूट करता है। यह क्लोज कॉम्बैट और स्पीड पर फोकस करता है। हालांकि शरीर पर सीधा नुकसान भी होता है, जैसे एक्यूपॉइंट स्ट्राइक और उंगलियों का फटना, लेकिन इन सभी को एनहांसमेंट डिपार्टमेंट में रखा गया है क्योंकि इन एबिलिटीज के लिए दुश्मनों को मारने के लिए क्लोज कॉम्बैट की जरूरत होती है, इसलिए उन्हें कॉम्बैट स्किल्स की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। तो मुझे लगता है कि इन दोनों डिपार्टमेंट के नाम गलत हैं। इन्हें रेंज्ड डिपार्टमेंट और मेली डिपार्टमेंट कहा जाना चाहिए। हाँ, सही है। इन डिपार्टमेंट के नाम कई साल पहले तय किए गए थे और अब पुराने हो चुके हैं। मुझे लगता है कि इन्हें बदलने की जरूरत है। लेसन प्लान के हिसाब से समझाना सच में बहुत थकाने वाला है। सेन शी ने पानी बनाने की अपनी काबिलियत का इस्तेमाल किया, उसे पिया और आगे कहा, मैं आपको डिपार्टमेंट्स की शुरुआत के बारे में बताता हूं। जब स्कूल पहली बार बना था तो उसमें सिर्फ 3 डिपार्टमेंट थे, कॉम्बैट, लॉजिस्टिक्स और अन्य। बाद में कॉम्बैट डिपार्टमेंट को बॉडी एनहांसमेंट डिपार्टमेंट से अलग कर दिया गया और ट्रेनिंग का फोकस शरीर को बेहतर बनाने और क्लोज कॉम्बैट स्किल्स को बढ़ाने पर शिफ्ट कर दिया गया। फिर लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट और कॉम्बैट डिपार्टमेंट के कुछ लोगों ने मिलकर सपोर्ट डिपार्टमेंट बनाया, जैसे ट्रैप लगाना और ट्रैप बनाना। मेरी काबिलियत सपोर्ट डिपार्टमेंट की है। तब से लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट का अदर डिपार्टमेंट में मर्जर हो गया और इसका नाम बदलकर स्पेशल डिपार्टमेंट कर दिया गया। आखिर में एलिमेंटल डिपार्टमेंट को कॉम्बैट डिपार्टमेंट से अलग कर दिया गया क्योंकि ये एबिलिटीज दूसरी कॉम्बैट एबिलिटीज से अलग हैं और सभी एलिमेंटल रिएक्शन पैदा कर सकती हैं। इसके अलावा एलिमेंटल एबिलिटी यूज कॉम्बैट डिपार्टमेंट का एक बड़ा हिस्सा है। स्पेशलाइज्ड टीचिंग को बेहतर ढंग से करने के लिए यह इंडिपेंडेंट हो गया। तब से 5 डिपार्टमेंट बनाए गए हैं और आज भी चल रहे हैं। जब सेन शी को पहली बार भर्ती किया गया था तब वह कॉम्बैट डिपार्टमेंट में ही थी। बाद में एलिमेंटल डिपार्टमेंट को अलग कर दिया गया और वह भी उसके साथ हो गई। उस समय एलिमेंटल डिपार्टमेंट की लीडर के तौर पर उन्होंने कॉम्बैट डिपार्टमेंट में कई ऐसे लोगों को हराया जो इस बात से सहमत नहीं थे। उन्होंने अकादमी प्रतियोगिता में दूसरा स्थान भी जीता, इसलिए उसे इन चीजों का गहरा असर है। तो एलिमेंटल डिपार्टमेंट और सपोर्ट डिपार्टमेंट के अलावा जिनके नाम टीचिंग कंटेंट से मेल खाते हैं, बाकी नाम सिर्फ दिखावे के लिए हैं। हालांकि स्पेशल डिपार्टमेंट और दूसरे डिपार्टमेंट्स का पिछला नाम अच्छा नहीं था, लेकिन वे गलत नहीं थे। लेकिन हर विकास में अनगिनत संभावनाएं होती हैं, इसलिए डिपार्टमेंट सिस्टम मैनेज करने का एक आसान तरीका है। अगर आप वह ज्ञान सीखना चाहते हैं जो आपका है तो आपको अपने कोर्स खुद चुनने होंगे। क्या आपने अभी तक कोर्स चुनना शुरू कर दिया है? अभी तक नहीं हो तो यह अभी शुरू नहीं हुआ है। हर डिपार्टमेंट के अपने खास कोर्स होते हैं, जैसे एलिमेंटल डिपार्टमेंट में केमिस्ट्री जो एलिमेंटल रिएक्शन सिखाता है, जो बहुत काम के होते हैं। अगर आप में इस एरिया में काबिलियत है तो आप इसे चुन सकते हैं। साथ ही यहां और भी लॉजिस्टिक्स टाइप एबिलिटीज हैं। आपको अपनी जरूरी नॉलेज भी सीखनी होगी। उदाहरण के लिए सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग और गन जनरेशन के लिए आपको इस एरिया में मैन्युफैक्चरिंग नॉलेज सीखने की जरूरत है। साथ ही एनहांसमेंट टाइप एबिलिटीज के लिए भी प्रोफेशनल नॉलेज सीखने की जरूरत है। हमारी अकादमी स्कूल बसें उपलब्ध कराती है जो अन्य विश्वविद्यालयों से आ जा सकती हैं, आपको पढ़ाई के लिए हर दिन वहां से लाती और छोड़ती हैं। इस समय ज्यादातर लोगों को पता नहीं है कि टेलीपोर्टेशन दरवाजे जैसी कोई जादुई चीज होती है। उन्हें बस यही लगता है कि स्कूल बस उन्हें शहर की यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भेज रही है। असल में उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए सीधे सबसे अच्छे बैच की यूनिवर्सिटी में भेज दिया जाता है। क्या तुम्हें खास तौर पर पेंटिंग की पढ़ाई करने की जरूरत है?
क्यू जिंग ने यान चेंग से धीरे से पूछा। यान चेंग ने कहा, पढ़ाई। नामुमकिन। जीनियस को दूसरों से सीखने की जरूरत नहीं होती, सेल्फ स्टडी ही काफी है। ठीक है मास्टर यान, मैं आपका समर्थन करता हूं। सोंग जियांग ने आगे कहा, अगर यान चेंग नहीं जाता है तो ऐसा लगता है कि हम चारों को इन प्रोफेशनल कोर्स की पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, ऐसा लगता है। सेन शी ने आगे कहा, स्पेशल डिपार्टमेंट में स्टूडेंट्स कॉम्बैट, लॉजिस्टिक्स, सपोर्ट और दूसरी जॉब्स चुन सकते हैं, इसलिए दूसरे लोग कॉम्बैट स्किल्स और मैनेजमेंट में इलेक्टिव कोर्स कर सकते हैं। मेरी सलाह है कि आप कुछ क्लोज कॉम्बैट स्किल्स सीखें, यह बहुत मजेदार है। स्टूडेंट्स ने इस टीचर को साफ साफ देखा है, वह पूरी तरह से एक क्लोज कॉम्बैट वायलेंट मेज है। उन्हें न केवल खुद क्लोज कॉम्बैट पसंद है, बल्कि वह चाहती हैं कि वे भी क्लोज कॉम्बैट में जाएं। शूटिंग भी जरूरी है। हमारी एकेडमी में 100 गन लाइसेंस होल्डर हैं। यह कहना मजाक होगा कि आपको गन चलाना नहीं आता। बंदूकों का डैमेज स्टेबल और लॉन्ग रेंज होता है। हाल ही में डेवलप हुए हथियार भी काफी पावरफुल हैं, इसलिए हर किसी के पास बंदूक होना जरूरी है। अरे नहीं, मैं फिर से ट्रैक से कैसे भटक गया। सेन शी का दिल तेजी से धड़का और उसने चारों ओर देखा। कोई सुपरवाइज नहीं कर रहा? तो फिर कोई बात नहीं, शायद उन्हें भी लड़ना पसंद है। लेकिन चलो एबिलिटी स्टडीज के बारे में बात करते रहते हैं, कहीं ऐसा न हो कि मैं वेन जिंग के चक्कर में पड़ जाऊं। सेन शी ने शांति से लेसन प्लान का अगला पेज खोला और लेक्चर जारी रखा। 84 चैप्टर 84 स्पेस रिक्रूटिंग टेक्नोलॉजी क्लास के बाद क्यू जिन को टैन जोइन मिल गई। वे कल्टीवेशन प्रॉक्सी को इंस्टॉल करने के लिए दूसरी दुनिया में जा रहे थे। लिटिल पाई, क्या तुम्हें मेरी याद आई? भीड़ की जलन भरी निगाहों के बीच कि जिन ने पिकाचू को गले लगाया और पूरी ताकत से उसके छोटे से चेहरे को रगड़ा। पाई, मुझे पता था कि तुम मुझे बहुत याद करते हो। तान जोइन ने बिना कुछ कहे उसे देखा। हम पहले निकल रहे हैं जोइन, बाय। उसके रूममेट्स ने उसे अलविदा कहा। टैन जोइन ने हाथ हिलाकर जवाब दिया, बाय बाय, चलो, हमें अभी भी दूसरी दुनिया में खाना है। क्यूई जिन ने पिकाचू को नीचे रखा और कहा, चलो, इस बार मेरे पास एक साइकिल है, यह निश्चित रूप से उस इलेक्ट्रिक कार से तेज है। टीचिंग बिल्डिंग के नीचे जाते हुए क्यू जिन ने अपनी जगह से अपनी साइकिल निकाली, फिर टैन जोइन और पिकाचू को दूसरे डायमेंशन के दरवाजे की ओर ले गया। यह दुख की बात है कि आप साइकिल चलाते समय पिकाचू को नहीं पकड़ सकते। किसने कहा कि तुम नहीं कर सकते? तुम पहले भी एक हाथ से सवारी कर चुके हो, टैन जोइन ने पीछे की सीट से कहा। आपने मुझे सवारी ही नहीं करने दी, क्यूई जिन ने कहा। एक हाथ से राइडिंग करना खतरनाक और असुरक्षित है। मेरे जैसा स्थिर व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा। टैन जोइन ने चेहरे पर मुस्कान के साथ उसे देखा। लगता है उसने मेरी बातें सुन ली। छोटे पाई, देखो वह कितना डरपोक है। पाई, वे दूसरे डायमेंशन के दरवाजे तक गए और पिकाचू के साथ वहां से गुजर गए। फिर वे ईस्ट गेट तक गए और अपनी साइकिलों पर सवार होकर फिर से बिक्सियाओ सिटी की ओर चल पड़े। पिछली बार तो ऐसा नहीं लगा था, तो इस बार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यह रास्ता इतना लंबा है? क्यूई जिन को लगा कि वह बहुत धीरे धीरे गाड़ी चला रहा है। उसे टाइम एक्सेलरेशन फंक्शन वाली कार की भी जरूरत है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पिछली बार जब आप गए थे तो आपने बाइक नहीं चलाई थी, और पिछली बार आप झपट्टा मारकर वापस आ गए थे। बाइक चलाना चाहे कितना भी तेज क्यों न हो, वह इन दो तरीकों जितनी तेज नहीं होगी। यहाँ थे आधे घंटे तक राइड करने के बाद वे आखिरकार तय जगह पर पहुंच गए। चमत्कार देखने का क्षण। क्यूई जिन ने कल्टीवेशन प्रॉक्सी निकाली और उसे टैन जोइन को दे दिया। चलो भी, टैन जोइन ने उसे उड़ा दिया और जमीन पर रख दिया। ओरिजिन एनर्जी कल्टीवेशन मेथड को कल्टीवेट करें। मैं कड़ी मेहनत करूंगा। क्यूई जिन महसूस कर सकता था कि आसपास की ओरिजिन एनर्जी धीरे धीरे कल्टीवेशन प्रॉक्सी की ओर बह रही है। चलो 1 मिनट रुकते हैं, देखते हैं कि क्या यह तुरंत खत्म हो जाएगा। 1 मिनट बाद क्यू जिन ने उसे देखा और कहा, यह अभी भी एब्जॉर्ब कर रहा है। ऐसा लगता है कि यह तुमसे कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। टैन जोइन ने कंधे उचकाए, यह शुरू से ही मजबूत है। देखते हैं यह कब तक चलता है। 3 मिनट बाद इंतजार का समय बहुत लंबा है, मैं खाना चाहता हूँ। इतनी देर तक सवारी करने के बाद वह भूखा मर रहा था। ठीक है, चलो खाना खाते हैं और फिर आकर देखते हैं कि खेती पूरी हुई या नहीं। टैन जोइन को भी थोड़ी भूख लगी थी। क्यू जिन ने पूछा, हमें कहाँ जाना चाहिए? मुझे नहीं पता, आप फैसला करें। टैन जोइन ने क्यूई जिन को फैसला सुनाया। चलो स्नैक स्ट्रीट पर चलते हैं, जो भी स्वादिष्ट हो खा लेते हैं। क्यूई जिन को कुछ स्नैक्स खाना पसंद था, खासकर मसालेदार सूप, टोफू पुडिंग और दूसरी नमकीन चीजें। तो चलो चलें। उन्होंने लिटिल पाई को ले लिया, दरवाजा बंद कर दिया और खेती करने वाले को घर पर बिना हिले डुले खेती करने दिया। अपनी साइकिलों पर सवार होकर वे फिर चल पड़े। इसके बाद आता है खाओ खाओ खाओ, फिर सामान सामान सामान। मेरा पेट इतना भरा हुआ है कि मैं एक बूंद पानी भी नहीं पी सकता। तुम एक भूखे भूत की तरह खाते हो, क्या तुम ज्यादा स्टेबल नहीं हो सकते? लिटिल पाई की खाने की आदतें मेरी तुलना में ज्यादा अच्छी नहीं हैं, है ना? पाई, कमरे में वापस जाओ। अगला, हम सिंथेसिस हॉल जा रहे हैं।
मैं एक जुआ खेलने वाला कुत्ता बनना चाहता हूँ। इस बार की जिन ने सिंथेसिस पर दाव लगाने के लिए घर में इकट्ठा की गई सभी थोड़ी बहुत काम की छोटी मोटी चीजें अपनी स्लीव स्पेस में ले आया। हमेशा ऐसा लगता था कि ये चीजें जो निकाली गई थीं, उपयोगी थीं, लेकिन उनका कभी इस्तेमाल नहीं किया गया। की माँ भी हमेशा शिकायत करती थी कि वे कबाड़ हैं, बेकार हैं और जगह घेरते हैं। स्ट्रेचेबल लेदर के जूते, एक चूहा जो दीवारों के आर पार जा सकता है, एक बीकर जो टूटने के बाद फिर से जोड़ा जा सकता है। आप कैसे कह सकते हैं कि वे बेकार हैं? हालांकि वे आसमान में तारों की तरह बिखरे हुए हैं, लेकिन सिंथेसिस टेबल एक चमत्कार है जो खराब होने को जादू में बदल देता है। माँ को अब यह कहने की जरूरत नहीं है कि मैं जगह बर्बाद कर रहा हूँ। चल दर वे फिर से शांत गली से चले गए। मेरी प्यारी छोटी मोटरसाइकिल पर सवारी करते हुए यह कभी भी ट्रैफिक में नहीं फंसेगी। क्यों जिन के एक वाक्य गाने के बाद पिकाचू ने भी साथ में गाया, पिपी 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 काका 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 काका। क्यों जिन चिल्लाया, छोटी पाई गा सकती है, मैं कितनी अच्छी टीचर हूँ। लिटिल पाई इसलिए गाती है क्योंकि मैंने उसे अच्छे से सिखाया है। तुम्हारी आवाज, भले ही तुम कल्टीवेशन प्रॉक्सी का इस्तेमाल करो, उसे आधा भी नहीं सुधार सकते। क्या आप मेरे गाने के लेवल पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन आप मेरी आवाज पर सवाल नहीं उठा सकते? यह एक बहुत अच्छी आवाज है। हाँ, मुझे मत हंसाओ, मैं गिर जाऊंगा। हालांकि क्यू जिन ने बहुत अच्छा गाया, लेकिन यह स्वर्गीय ध्वनि से बहुत दूर था। खासकर टैन जोरिन की एबिलिटी साउंड के तहत गाने की हर कमी को बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि साइकिल की स्पीड बहुत तेज थी और हवा बहुत तेज थी, इसलिए वे बात करते समय सिर्फ चिल्ला सकते थे। बस मुझे कसकर पकड़ लो, मैं लिटिल पाई को पकड़ना चाहता हूँ। मैं तुम्हें नहीं पकड़ सकता, मुझे लिटिल पाई दो, इसे मेरी जगह पर रखो। नहीं, अंदर अंधेरा है, जैसे दुनिया ने छोड़ दिया हो। कौन अंदर जाना चाहेगा? क्यों जिन ने जानवरों को अंदर डालने की कोशिश की थी, और जब उन्हें छोड़ा गया तो वे ठीक थे। इसका मकसद हवा को एक साथ इकट्ठा करना है, नहीं तो उनका दम घुट जाएगा और वे मर जाएंगे। इसलिए उनके मन में लोगों को इस जगह पर रखने का विचार आया। सबसे पहले जो अंदर गया वह यान चेंग था, जो इसे आजमाने के लिए वॉलंटियर था। वह बाहर आया और कहा कि जगह बहुत अंधेरी थी और उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो क्यों जिन ने इसमें एक बड़ा लाइट बल्ब लगाया, जिसे एक बार चार्ज करने पर 3 साल तक इस्तेमाल किया जा सकता था। यान चेंग को फिर से अंदर जाने दो और इसे आजमाओ। फिर भी अंदर कोई आवाज नहीं थी, यह अभी भी बहुत अकेला था, जिससे लोग भागना चाहते थे। यान चेंग बाहर आया और बोला कि अंदर बहुत शांति थी, जैसे स्वर्ग हो। अच्छी बात यह थी कि उसकी साइकोलॉजिकल क्वालिटी अच्छी थी, नहीं तो उसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाती। फिर क्यों जिन ने उसमें एक बड़ा स्पीकर लगाया, जिसमें उसके अपने गाने लूप में बज रहे थे। अब यान चेंग और अंदर नहीं जाना चाहता था। एक भी लूप कौन झेल सकता है? यान चेंग को पहले से ही लगता था कि वह बहुत नार्सिसिस्टिक है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि जिन उससे भी ज्यादा नार्सिसिस्टिक होगी, बस उसका ही गाना दोहराती रहेगी। सोंग जियांग और मियाओ कुई भी इसे आजमाने गए और अपनी राय दी। फिर क्यों जिन ने सलाह सुनी और दूसरों की भावनाओं को स्वीकार किया। उन्होंने इसे स्पेस पर्सन कलेक्शन प्लान कहा। उन्होंने सबसे पहले एक कालीन खरीदा और उसे अंदर बिछा दिया। फिर वहां एक बिस्तर, कुर्सी, मेज, लैंप और यान चेंग की एक पेंटिंग रख दी। फिर उन्होंने घर बनाने के लिए कुछ लकड़ी के बोर्ड लेने का भी प्लान बनाया, लेकिन एकेडमी ऐसी चीजें नहीं बेचती थी। तुम्हें सच में लगता है कि अकादमी एक कंस्ट्रक्शन टीम है? ये यान चेंग के असली शब्द थे। तो फिर इस बारे में बाद में बात करते हैं। बाद में टैन जोयन भी इसे आजमाने के लिए अंदर गया। हालांकि अंदर एक स्पीकर था, लेकिन सिर्फ एक तरह की आवाज होना थोड़ा डरावना था। उन्होंने अंदर लोगों को छोड़ने वाली जगह के आसपास कुछ छोटे स्पीकर भी लगाए ताकि कुछ आवाजें निकल सकें और लोगों को अकेलापन महसूस न हो। हालांकि क्यू जिन खुद उस जगह में नहीं जा सका, फिर भी वह बहुत खुश था। यह एक खास बर्तन की तरह है। मेरा घर शून्य से लेकर कुछ असली होने तक बहुत कूल है। 85 चैप्टर 85 निर्वासित अमर छाता सिंथेसिस हॉल की ओर जाते हुए कि जिन ने एक गाना गुनगुनाया। ओह जादुई सिंथेसिस प्लेटफॉर्म, तुम्हारा सम्राट वापस आ गया है। उन्होंने एक दिव्य कलाकृति बनाने के लिए कई चीजें तैयार की थीं। हालांकि उसके पास केवल 2 सोर्स स्टोन थे। अपनी पिछली कमाई के 2000 से ज्यादा पॉइंट्स में से उसने 1000 पॉइंट्स 2 पेनलेस आर्मबैंड्स पर खर्च कर दिए, जिससे उसके पास सिर्फ 2 सोर्स स्टोन्स के लिए काफी पैसे बचे। शायद दूसरों के पास सोर्स स्टोन्स के बजाय मटेरियल की कमी थी, लेकिन क्यू जिन इसके विपरीत लग रहा था। जब मेरे पास समय होगा तो मैं कुछ पॉइंट्स कमाऊंगा। मैं भी चलूंगा। टैन जोयन के पास अब एक कल्टीवेशन प्रॉक्सी थी जो उसे कल्टीवेट करने में मदद कर रही थी, इसलिए उसके पास पॉइंट्स कमाने और अपनी कॉम्बैट स्किल्स को ट्रेन करने का समय था। हालांकि वह सच में सोफे पर लेटकर टीवी देखना चाहती थी, लेकिन वह की जिन की रफ्तार के साथ चलना चाहती थी। इसके अलावा हाल ही में टीवी पर कोई अच्छा ड्रामा नहीं आया। उसने सिंथेसिस हॉल का दरवाजा धक्का देकर खोला। यहाँ अभी भी बहुत सारे लोग हैं। वे सब यहाँ सिर्फ मजे के लिए हैं। जब उनके पास करने के लिए कुछ नहीं होता तो वे आराम करते हैं। चलो हम एक प्राइवेट सिंथेसिस प्लेटफॉर्म पर जाएंगे। वे भीड़ से होते हुए साइड के दरवाजे से अंदर चले गए। दरवाजे पर हरी बत्ती जल रही थी, जिसका मतलब था कि अंदर का सिंथेसिस प्लेटफॉर्म अभी इस्तेमाल में नहीं था।
क्यूजिंग ने उन लोगों की नकल की, सिंथेसिस प्लेटफॉर्म पर कूदकर अपने खजाने एक एक करके रखे, एक ट्रांसपेरेंट बीकर जो टूट जाने पर खुद को फिर से जोड़ सकता है। उम्मीद है कि इससे उसे ऑटोमेटिक रिपेयर की सुविधा मिलेगी। एक काला स्ट्रेचेबल लेदर का जूता ताकि इसका साइज बदला जा सके। टारगेट को शार्प बनाने के लिए एक सफेद सुपर शार्प अचार पेपर। बहुत मजबूत टफनेस वाले भूरे मोजे टफनेस बढ़ाने के लिए। एक पीला कंकड़ जो फेंकने पर बहुत चोट पहुंचाता है ताकि टारगेट को ज्यादा डैमेज मिल सके। हल्की बैंगनी स्याही जो छूने में बहुत आरामदायक लगती है, जिससे टारगेट को संभालना आसान हो जाता है। बदबू हटाने के लिए सफेद डिओड्रेंट टॉयलेट पेपर। क्या मुझे रेड वुल्फ का फ्राइंग पैन बीच में रखना चाहिए या बहुत लकी छाता? चलो इस बहुत लकी छाते के साथ चलते हैं और देखते हैं कि यह सच में कितना लकी है। जबकि जिंग ने पहली बार यह लकी छाता निकाला तो उसे लगा कि उसने जैकपॉट जीत लिया है। उसने अपनी किस्मत आजमाने के लिए उत्साह से उसे अपने हाथ में पकड़ लिया। उन्होंने लंबे समय तक इनाम जीते लेकिन अपनी किस्मत में कोई सुधार नहीं देखा। उसे लगा कि वह इसे गलत तरीके से पकड़ रहा है, इसलिए उसने छाता खोला और टेस्ट करना जारी रखा। लेकिन फिर भी वह ज्यादा लकी नहीं हुआ। गुस्से में आकर उसने धोखेबाज लकी छाता फेंक दिया। अचानक उड़ते समय यह टेबल के पैर पर लगे स्विच से टकरा गया, जिससे वह खुल गया और हवा के प्रतिरोध के कारण सुरक्षित रूप से उतर गया। क्यूई जिंग ने ऊपर जाकर उसे लात मारी और वह उस एयर कुशन पर उड़ गया जिसे क्यूई जिंग ने अभी अभी खींचा था। यह महसूस करते हुए कि इस चीज में कुछ गड़बड़ है, क्यूई जिंग छत पर भागा और उसे नीचे फेंक दिया। इस बार तो और भी अजीब बात थी। जैसे ही उसने उसे फेंका, हवा के एक झोंके ने उसे वापस की जिंग के हाथ में उड़ा दिया। हवा रुकने के बाद क्यू जिंग ने उसे बंद किया और फिर से फेंका और वह किसी तरह खुल गया और धीरे धीरे एक सर्कल में उड़ता हुआ टैन ज़ोयिन के पैरों पर वापस आ गया। उसे इस बात का यकीन था, यह बहुत लकी छाता सिर्फ अपने लिए ही लकी था। उस समय क्यू जिंग सच में इस स्वार्थी छाते को खाना चाहता था और इसकी काबिलियत चुराना चाहता था। हालांकि यह खून जैसा लाल लंबे हैंडल वाला प्लास्टिक का छाता अच्छा लग रहा था, लेकिन उसने इसे दूसरी चीजों को चूहों से बचाने के लिए वेयरहाउस में रख दिया। यह चीज बुरी आत्माओं को दूर रखने के लिए अच्छी होगी। आज वह इसे सिंथेसिस के लिए इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे कि यह कितना लकी हो सकता है। क्यूई जिंग ने छाते को सिंथेसिस प्लेटफॉर्म के बीच में रखा और चेक करने के लिए एक बार चक्कर लगाया। इस्तेमाल नहीं करते, मैं अगली बार इसका इस्तेमाल करूंगा कि जिंग ने सोचा कि वह एक खाली गली में छाता पकड़े रोब पहने अकेले चल रहा है। तभी अचानक कुछ हत्यारे आ गए और उसने अपनी छाता स्किल्स का इस्तेमाल करके फुर्ती से उन सभी को मार डाला। यह कितना कूल होगा। लेकिन यह तलवार भी बहुत अच्छी नहीं दिख रही है ना? यह भी समझ में आया। काफी सोच विचार के बाद क्यू जिंग ने आखिरकार सहायक सामग्री के रूप में उस पर छोटी तलवार रख दी। चलो यह करते हैं। क्यूई जिंग ने सोर्स स्टोन्स निकाले और अपने हाथ में लेकर उनसे खेला। उन्हें बेहतर तरीके से कैसे तोड़ा जाए, चलो इस बारे में सोचते हैं। आइए पहले प्रार्थना करें। स्वर्गीय आत्मा, सांसारिक आत्मा ताइशान लाओजुन कृपया प्रकट हो। बालाला एनर्जी गुआजी गुआजी ओपन। क्यूई जिंग की हथेली से सोर्स स्टोन के टूटने की तेज आवाज आई। सिंथेसिस प्लेटफॉर्म पर सफेद रोशनी चमक उठी। क्यूई जिंग का दिल उसके गले में आ गया था। जैसे ही सफेद रोशनी खत्म हुई, क्यूई जिंग की आकृति तुरंत सिंथेसिस प्लेटफॉर्म पर दिखाई दी। टैन ज़ोयिन ने देखा कि क्यूई जिंग एक लाल रंग का तेल लगा हुआ कागज का छाता पकड़े हुए था। कैसा है? मुझे भी नहीं पता। इसे पकड़ने में बहुत स्मूथ लगता है, इसलिए ऐसा लगता है कि इनकी खूबी विरासत में मिली है। क्यूई जिंग ने इसे 2 बार हिलाया, बहुत स्मूथ महसूस हुआ। उसने घबराकर छाता अप्रेजल मशीन पर रख दिया। स्टाइल छाता तलवार कठोरता महाकाव्य क्षमताएं मजबूत किस्मत ऑटोमेटिक रिपेयर क्रिटिकल स्ट्राइक की संभावना आसान हैंडलिंग खुशबूदार कमजोर साइज में बदला। सोर्स एनर्जी कंटेंट 500 है भगवान, यह सच में स्ट्रॉन्ग लक का अम्ब्रेला है। इसने असल में अपने आप में सभी खूबियां जोड़ ली और यह किसी अजीब रंग बिरंगी चीज में भी नहीं बदला। यह स्टाइल छाता तलवार, यह हो सकता है? क्यू जिंग ने छाता उठाया और हैंडल घुमाया। क्यूई जिंग ने एक पतली तलवार निकाली। बहुत बढ़िया। क्या आपने नहीं कहा था कि औसत दर्जे के लोग तलवार का इस्तेमाल करते हैं? यह एक छाता तलवार है, एक छाता तलवार। क्या छाता तलवार एक साधारण तलवार के समान हो सकती है? छाता तलवारें बहुत अच्छी हैं, ठीक है। क्यू जिंग ने उसे वापस रखा, छाता खोला और कहा बड़ा। उसके हाथ में छाता अचानक बड़ा हो गया और छाते की सतह भी बहुत फैल गई। बड़ा, यह फिर से थोड़ा बड़ा हो गया। बड़ा 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 बड़ा। आखिरकार छाता सिंथेसिस प्लेटफॉर्म से थोड़ा बड़ा हो गया, जिसका डायमीटर लगभग 6 मीटर था और छाते के हैंडल का डायमीटर भी बढ़कर 15 सेंटीमीटर हो गया। बहुत मोटा। इस समय क्यू जिंग ने पतली तलवार निकाली और वह बहुत मोटी भी थी। छोटा 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 छाता तलवार सिकुड़कर कलम के आकार की हो गई। यह रुई जिंगू छाता है। इसे कोई नाम दो। कि जिंग ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा, चीज को घुमाते हुए सोचते हुए। उसने अनजाने में ही चॉपस्टिक प्रोफिशिएंसी का इस्तेमाल किया जो उसने पहले बनाई थी। चॉपस्टिक की काबिलियत की वजह से वह चॉपस्टिक जैसी दिखने वाली चीजों को तेजी से इस्तेमाल कर सकता था।
टीवी के उन सीन की तरह जहां विरोधी को बॉडी आउटलाइन देने के लिए चॉपस्टिक को छिपे हुए हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, यह आसान है। नोट बॉडी आउटलाइन सामने वाले के शरीर के बाहरी घेरे पर बिना किसी को मारे मारना अक्सर गन बैटल गेम्स में एक्सपर्ट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। या आप इसका नाम क्यों नहीं रखते, क्यों जिनको हमेशा लगता था कि इसके लिए कोई भी नाम सही नहीं है। तो बैनिश्ड इमोर्टल अम्ब्रेला के बारे में क्या ख्याल है? मैंने पहले जो टीवी सीरीज देखी थी उसमें एक दिव्य आर्टिफैक्ट को यही कहा जाता था। यह सुनकर क्यों जिन को लगा कि यह नाम बहुत अच्छा है। बेनिश्ड इमोर्टल अम्ब्रेला बहुत ज्यादा मुझे यह पसंद है। अब से इसे बेनिश्ड इमोर्टल अम्ब्रेला कहा जाएगा। भविष्य में मैं अमर वध करने वाली तलवार, अमर वध करने वाला हथौड़ा, अमर विच्छेद करने वाला डंडा और अमर फंसाने वाला ब्लेड को एक साथ मिलाकर 5 महान अमर वध करने वाले दिव्य कलाकृतियां बनाऊंगा। लक्ष्य बड़ा है, सपना बहुत खुशबूदार है। हालांकि क्यों जिनको पता था कि इसकी संभावना बहुत कम है, लेकिन सपने देखना किसे पसंद नहीं है। 86 चैप्टर 86 कोरोना बड़ा और छोटा रुई उन्होंने अमर निवास छाता टैन जोएन को दे दिया और उसे थोड़ी देर उसके साथ खेलने दिया। क्यों जिन ने अपना अगला सिंथेसिस शुरू किया। उसे लगा कि आज उसकी किस्मत काफी अच्छी है, इसलिए उसने एक ही बार में सारी तैयार चीजें डाल दी। वाटरप्रूफ माचिस, एक ऐसा झंडा जो हवा से नहीं उड़ेगा, रात दृष्टि काले चश्मे, एक गैस मास्क कठोर कपास, मन को साफ रखने के लिए फूलों वाला पानी, बर्फ जो पिघलती नहीं, एक पानी का गुब्बारा जो जमता नहीं, प्लेडो जिसे काटा नहीं जा सका, एक मधुमक्खी का छत्ता जो हर दिन अपने आप शहद बना सकता है, एक टेडी बियर जिसकी कोई मौजूदगी नहीं है। बीच में उसने एज्योर ड्रैगन रिंग रखी जो एक जानलेवा चोट को बेअसर कर सकती थी। उसके पास बस इतना ही था, उसे एक टॉप टियर डिफेंस रिंग बनानी थी। पहली बार अनुभव होने के कारण इस बार क्यों जिन उतना नर्वस नहीं था, लेकिन जरूरी रस्में अभी भी करनी थीं। स्वर्ग और पृथ्वी को आशीर्वाद मिले, ब्रह्मांड को रूप मिले, विशाल देवताओं मुझे अनंतता प्रदान करो, जल्दी करो, कानून के अनुसार करो। दरार, क्यों जिनका आखिरी सोर्स पत्थर टूट गया और सिंथेसिस टेबल पर फिर से एक सफेद रोशनी चमक उठी। जब सफेद रोशनी खत्म हुई तो उस पर एक आम सिल्वर ग्रे रिंग थी जिसमें कोई पैटर्न नहीं था। इस शेप में उम्मीद है कोई नुकसान नहीं होगा। क्यों जिन ने उसे उठाया और अप्रेजल मशीन पर रख दिया। स्टाइल रिंग कठोरता, महाकाव्य क्षमताएं, क्लैरिटी, नाइट विजन, गर्मी, ठंड, कटने, जहर, डूबने और दम घुटने से मौत के लिए रोजाना इम्यूनिटी। इसके बाद जानलेवा फैक्टर के लिए रेजिस्टेंस में आधे घंटे की बढ़ोतरी। सोर्स पावर कंटेंट 500 है। भगवान, इस बार मुझे कौन मार सकता है? कि जिन ने इसे अपनी छोटी उंगली पर रखा और ऐसा लगा कि उसका दिमाग थोड़ा साफ हो गया है, लेकिन ऐसा भी लगा कि उसे ऐसा महसूस नहीं हो रहा है। वह नाइट विजन फंक्शन भी नहीं देख पा रहा था क्योंकि वह पहले से ही उसके पास था। जहां तक डेथ टेस्ट की बात है तो उसे छोड़ देते हैं। आज मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, दोनों कोशिशों से बहुत अच्छे नतीजे मिले। हाँ, ऐसा लगता है कि इस सिंथेसिस टेबल की संभावना बहुत ज्यादा है। अगर वे बाहर किसी पब्लिक सिंथेसिस टेबल पर होते तो ये देखने वाले पक्का कहते, क्या तुम चीटिंग कर रहे हो? कोई लगातार 2 परफेक्ट रिजल्ट कैसे ला सकता है? यह पक्का नए लोगों की किस्मत है। अब की जिनको पता था कि वह इसका क्या नाम रखना चाहता है। चलिए इसे कोरोना रिंग कहते हैं। यह रोजाना मौत से इम्यूनिटी देता है और यह नाम कोरोना का होमोफोन है। जब वे सिंथेसिस हॉल से बाहर आए तो पहले ही देर हो चुकी थी। क्यों जिन ने टैन जोयन को वापस रेजिडेंशियल बिल्डिंग की ओर ले जाया। फैंग शेंग जियाओपी ने मुझे अभी बताया कि जब वह दूसरे डायमेंशन के दरवाजे से गुजरा तो उसके दिमाग में भी एक शब्द आया। टैन जोयन ने जियाओपी को पकड़ते हुए कहा,